हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। माई सेल्फ उमेश राव। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जस्ट लास्ट लेक्चर में मैंने मॉड्यूल 4 स्टार्ट किया हुआ था, दैट इज द ट्रसेस। ओके, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक होता है डियर, आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ से मैं बात करूं, राइट। बेसिकली मैं आपके डिफरेंट जेई, डिफरेंट ए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं, राइट, तो बहुत ही फेवरेट टॉपिक में से एक होता है, राइट। तो जस्ट मैंने स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर में बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रसेस, राइट, पार्ट 1। क्लियर बात। तो आज आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे, राइट, कि मैं पार्ट 2 लेके आया हूं, अगेन बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रसेस, राइट। लास्ट लेक्चर में मैंने, है ना, बहुत ही बेसिक बातें किया हुआ था, ट्रस को डिफाइन किया हुआ था, राइट। एंड बिफोर एनालाइजिंग द ट्रस, राइट, ट्रस्ट की स्ट्रक्चर को जब आप एनालिसिस करने जाएंगे, राइट, तो आपको कुछ बेसिक अजम्पशंस की बात करनी होती है। उन सभी बातों पे हमने डिस्कस किए हुए हैं, राइट। तो उन बेसिक अजम्पशंस को हमेशा आपको ध्यान में रखना है डियर, जब भी आप ट्रस्ट का एनालिसिस करने जाते हैं। तो इज दैट क्लियर? ओके, कई बार आप देखेंगे जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस कराऊंगा तो, राइट, आपको ना बेसिक अजम्पशंस के ऊपर ही कई क्वेश्चंस आए हुए हैं। समझ रहे हैं क्या? बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है डियर बेसिक असम्पशंस जो हम बात करते हैं फॉर एनालाइजिंग द प्लेन ट्रस्ट। ओके, और टाइप्स ऑफ ट्रस्ट की बात किया हुआ था, यदि आपको याद होगा तो, है ना, जस्ट लास्ट लेक्चर। ओके, सीक्वेंस में बने रहिएगा डियर, हर एक पॉइंट्स को आप कनेक्ट कर पाएंगे, मेरा हर एक पॉइंट्स को कंसेप्चुअली बात करूंगा, हर एक कंसेप्ट को आप कनेक्ट कर पाएंगे। कोई भी कंसेप्ट ऐसा नहीं होगा कि मैं बोल के निकल जाऊंगा, आप बिल्कुल कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप सीक्वेंस के साथ बने रहिएगा मेरे साथ पूरे लेक्चर के साथ। ओके, तो जो टाइप्स ऑफ ट्रस्ट की जब मैं बात किया था लास्ट लेक्चर में, राइट, तो बेसिक जो टाइप्स की बात करता हूं ट्रस्ट का, प्लेन ट्रस्ट होता है भैया, स्पेस ट्रस्ट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं 2D ट्रस्ट एंड 3D ट्रस्ट। प्लेन ट्रस्ट को हम 2D ट्रस्ट बोलते हैं और स्पेस ट्रस्ट को हम बोलते हैं 3D ट्रस्ट। ओके, आ रही बात समझ में? तो हम एनालिसिस करने वाले भैया 2D ट्रस्ट का, दैट इज द प्लेन ट्रस्ट। समझ पा रहे हैं कि बात को? कल भी मैंने आपको बताया हुआ था, राइट। तो चलिए, मैंने लास्ट में बात किया था भैया क्या, एनालिसिस ऑफ प्लेन ट्रसेस। कंटिन्यू करता हूं मैं, राइट। और भी बहुत सारे, मैं आज के इस लेक्चर में तो बहुत सारे, है ना, इंपॉर्टेंट बातें करने वाला हूं। कई ऐसे और टाइप्स भी आएंगे, देखिएगा ट्रस्ट का, राइट, पिक्चर में आएगा भी। ओके, नंबर ऑफ टाइप्स होंगे डियर ट्रसेस का, लेकिन मैं बेसिक टाइप्स की बात करता हूं तो दो ही तरह के बताते हैं हम लोग, प्लेन ट्रस्ट एंड स्पेस ट्रस्ट, जिसको बोलते हैं 2D एंड 3D ट्रस्ट। क्लियर है? लेकिन और भी उसके अंदर जब मैं बात करता हूं, मैं अभी एनालिसिस कराऊंगा आपको क्या, प्लेन ट्रस्ट, राइट। तो प्लेन ट्रस्ट के अंदर हम, मैं फिर से बात करूं तो नंबर ऑफ टाइप्स होंगे प्लेन ट्रस्ट के, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले डियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। इज दैट क्लियर? जैसे कि मैं आपको बता दूं कि आज की इस लेक्चर में, है ना, जैसे आप थंबनेल में भी देख पा रहे होंगे, स्टैटिकली डिटर्मिनेंट ट्रस्ट, स्टैटिकली इंडिटर्मिनेंट ट्रस्ट। समझ रहे हैं? बहुत ही फंडामेंटल कंसेप्ट होगा ये प्लेन ट्रस्ट के रिगार्डिंग, राइट। तो जब मैं स्टैटिकली डिटर्मिनेंट ट्रस्ट, स्टैटिकली इंडिटर्मिनेंट ट्रस्ट को समझाऊंगा डियर आपको, राइट, तो वहां पे आप देखिएगा नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ ट्रसेस आएंगे। समझ रहे हैं? क्लियर हो पा रही के बाद, जिसमें हम बात करेंगे भैया रिजिड ट्रस्ट, राइट, अंडर रिजिड ट्रस्ट, ओवर रिजिड ट्रस्ट। क्लियर? पूरे फीलिंग के साथ पढ़ेंगे डियर, पूरे फीलिंग के साथ आप कनेक्ट कर पाएंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, डायरेक्ट क्वेश्चन, राइट। और हम बात करेंगे इसी में ही परफेक्ट ट्रस्ट, इम्परफेक्ट ट्रस्ट, और भी बात करेंगे हम लोग डिफिशिएंट ट्रस्ट एज वेल एज रिडंडेंट ट्रस्ट। समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? तो मैं ट्राई करूंगा इन सारी बातों को आज ही की इस लेक्चर में कर लूं, राइट। इन सारे जो अभी मैं जो टॉपिक्स बताया, राइट, उन सभी टॉपिक्स को मैं आज ही के लेक्चर में कवर कर लूं, राइट। तो चलिए फिर वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ओके, मैं लास्ट में बात किया था भैया कल के लेक्चर में एनालिसिस ऑफ प्लेन ट्रस्ट, राइट। तो एनालिसिस ऑफ प्लेन ट्रस्ट की यदि मैं बात करूं, ओके, तो दो तरह के एनालिसिस होगा भैया, एक्सटर्नल एनालिसिस, इंटरनल एनालिसिस। फील कर पाएंगे डियर, आप फील कर पाएंगे, बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक भी होता है ट्रस्ट जो है, राइट, आप पूरे फीलिंग के साथ पढ़ेंगे हम लोग। तो एनालिसिस ऑफ प्लेन ट्रस्ट बोलता हूं तो इसको मैं, है ना, ये भी बोल सकता हूं कि टोटल एनालिसिस। जब मैं एनालिसिस ऑफ प्लेन ट्रस्ट ऐसे इन जनरल बात करता हूं तो टोटल एनालिसिस ऑफ प्लेन ट्रस्ट ऐसे बोलूंगा, राइट। तो ये ना दो पार्ट में एनालिसिस होगा डियर, एक्सटर्नल एनालिसिस, इंटरनल एनालिसिस। क्लियर बात है? तो बेसिकली हम लोग ट्रस्ट के एनालिसिस में
अननोन्स की फाइंड आउट करने की बात करते हैं, अननोन्स को फाइंड आउट करने की बात करते हैं। ओके, तो एक्सटर्नल एनालिसिस कर रहा हूंगा, मतलब मैं ट्रस्ट का एक्सटर्नली एनालिसिस करने वाला हूं, जिसमें मैं एक्सटर्नल अननोन्स की बात करूंगा। क्लियर है? तो उन्हीं बातों पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। यदि मैं इंटरनल एनालिसिस कर रहा हूं, मतलब इंटरनली अननोन्स को फाइंड आउट करने की बात कर रहा हूं। क्लियर है? तो एक्सटर्नल एनालिसिस में है ना, एक्सटर्नल रिएक्शन फोर्सेस हमारा अननोन होगा, राइट। इंटरनल एनालिसिस में इंटरनल रिएक्शन फोर्सेस हमारा अननोन होगा। क्लियर बात है? ओके, तो सपोर्ट रिएक्शन फोर्स को ही हम लोग क्या बोलेंगे भैया? एक्सटर्नल रिएक्शन फोर्सेस, राइट। जो ट्रस का स्ट्रक्चर होता है, राइट, तो उसको हम सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं एक्सटर्नली, तो उसके कारण वो जो सपोर्ट है ना, सपोर्ट के कारण ट्रस को है ना रिएक्शन प्रोवाइड किया जाएगा, वो भी कैसा? एक्सटर्नली, राइट। तो वही एक्सटर्नल रिएक्शन फोर्स जिसको मैं क्या बोलूंगा? सपोर्ट रिएक्शन फोर्स। क्लियर है? ये हमारे लिए अननोन होगा। तो इंटरनल रिएक्शन फोर्स में बेसिकली हम लोग क्या बात करेंगे? राइट, मेंबर फोर्स, राइट। तो ट्रस की स्ट्रक्चर में जैसे आप लोड को अप्लाई करेंगे भैया, ओके, तो जो एक्सटर्नली सपोर्ट प्रोवाइड करके रखे रहोगे आप, कल दिखाया था ना ट्रस का स्ट्रक्चर, तो एक्सटर्नली सपोर्ट प्रोवाइड करके रखते थे, तो वो तो रिएक्ट करेगा ही करेगा जैसे आप लोड को अप्लाई करेंगे ट्रस के स्ट्रक्चर में। साथ ही साथ जो मेंबर्स होंगे, ट्रस के मेंबर्स, राइट, जिससे मिलके वो ट्रस का स्ट्रक्चर बना हुआ होगा, ओके, वो मेंबर्स भी रिएक्ट करेगा। और कैसा रिएक्ट करेगा? इंटरनली रिएक्ट करेगा, राइट। तो मेंबर इंटरनली रिएक्ट करेगा, उसको मैं क्या बोलूंगा? इंटरनल रिएक्शन फोर्सेस। और इंटरनल रिएक्शन फोर्सेस को ही मैं क्या बोलूंगा? मेंबर फोर्स। क्लियर बात है? ओके, तो इस तरह से मेंबर फोर्स मेरा क्या हो जाएगा? अननोन हो जाएगा इंटरनल एनालिसिस में, राइट। तो जब मैं बेसिक अजम्पशंस की बात किया हुआ था, थोड़ा सा मैं कनेक्ट करा देता हूं आपको ना। ओके, जब मैं बेसिक अजम्पशंस की बात किया हुआ था तो टू फोर्स मेंबर की बात किया था, राइट, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट जो बात होता है, जिसको हमेशा ध्यान में रखना है भैया, कि जो ट्रस का स्ट्रक्चर होगा जिसमें मेंबर्स होंगे, वो मेंबर हमेशा एक्सियल फोर्स कैरी करेगा, हमेशा एक्सियल फोर्स कैरी करेगा, ओनली एंड ओनली एक्सियल फोर्स, मच बेटर। समझ रहे हैं क्या बात? उसके अलावा किसी भी तरह का फोर्स एग्जर्ट नहीं करेगा। समझ रहे हैं क्या बात को? उसके अलावा किसी भी तरह का फोर्स इंड्यूस नहीं करेगा। क्लियर है? ओके, और एक्चुअली यहां पे ये जो मेंबर फोर्स बोल रहा हूं भैया, है ना, यही मेंबर फोर्स क्या है? वो एक्सियल फोर्स है, वो एक्सियल फोर्स है, राइट। जो है ना मेंबर जिसको रिएक्ट करेगा वैसे वाले इंटरनल रिएक्शन फोर्स जो बोल रहा हूं ना, एक्चुअली दैट इज एक्सियल फोर्स एंड दैट इज कॉल्ड मेंबर फोर्स, राइट। तो टू फोर्स मेंबर का मतलब ये कभी नहीं होगा, मैंने क्लियर करके रखा हुआ है, टू फोर्स मेंबर का मतलब कभी ये नहीं होगा भैया कि मेंबर में टू फोर्स है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओके, टू फोर्स का मतलब क्या होता है? टू फोर्स मेंबर का मतलब क्या होता है? मैं बहुत अच्छे से क्लियर किया हूं। आप हमेशा मेंबर फोर्स बोल रहे हैं तो उसके एंड में जरूर आपको टू फोर्स दिखेंगे, इक्वल मैग्नीट्यूड का, अपोजिट सेंस का, लेकिन आप हमेशा एक ही काउंट करेंगे। क्लियर बात है? ओके, तो मेंबर फोर्सेस यदि मेरा अननोन है, क्लियर बात है, तो मैं यहां पे इसी अननोन का एनालिसिस करूंगा, क्या? इंटरनल एनालिसिस में, राइट। तो सपोर्ट रिएक्शन फोर्स, इसको मैं यहां पे जैसे मैं सपोज कर रहा हूं भैया, दिस आर इज नथिंग बट व्हाट, नोट कीजिएगा, दिस आर इज नथिंग बट व्हाट? नंबर ऑफ एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शंस। क्लियर है? तो सपोर्ट रिएक्शन फोर्स बोलूं या फिर एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन बोलूं, ये तो मेरे लिए अननोन होगा एक्सटर्नल एनालिसिस में, राइट। तो आर को मैं बोल रहा हूं नंबर ऑफ एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन, जिसको मेरे को एनालिसिस करना है, फाइंड आउट करना रहेगा जब मैं एक्सटर्नल एनालिसिस करने जाऊंगा प्लेन ट्रस का। क्लियर बात है ना? तो ये रहा भैया m इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, जब मैं बोल रहा हूं क्लियर है, स्मॉल m, तो ये m क्या बता रहा है आपके पास? नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट इन दी ट्रस स्ट्रक्चर। क्लियर है? तो वन मेंबर कैरी वन एक्सियल फोर्स, जैसे मैं जस्ट कहा, वन मेंबर कैरी वन एक्सियल फोर्स। क्लियर है? तो ट्रस की स्ट्रक्चर में जितने नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे, क्या उतने ही नंबर ऑफ एक्सियल फोर्स की बात होगी? क्या उतने ही नंबर ऑफ इंटरनल रिएक्शन फोर्सेस की बात होगी? क्या उतने ही नंबर ऑफ मेंबर फोर्स की बात होगी? क्या? तो आपका जवाब होना चाहिए सर यस, बिकॉज जो मेंबर होते हैं भैया ट्रस के स्ट्रक्चर का, जरूर उसको हम टू फोर्स मेंबर बोलते हैं। उसका रीजन तो आप समझ में
आप समझ पाते होंगे ऐसा उम्मीद करता हूं, क्योंकि मैं ऑलरेडी समझा के रखा हुआ हूं। क्लियर बात है। तो जरूर टू फोर्स मेंबर बोलते हैं सर ट्रस्ट के स्ट्रक्चर जो मेंबर होते हैं, लेकिन वो हमेशा वन एक्सियल फोर्स कैरी करेगा, राइट। तो जितना नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे तो उतने नंबर ऑफ एक्सियल फोर्स, उतने नंबर ऑफ इंटरनल रिएक्शन फोर्स। तो ये हमारे लिए अननोन होगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो चलिए अब हम लोग ना थोड़ा सा फील करते हैं इसको। आ रही बात समझ में? क्योंकि जब तक मैं इसको फील नहीं कराऊंगा तब तक आप ये नहीं समझ पाएंगे स्टैटिकली डिटरमिनेंट ट्रस्ट का मतलब क्या होगा, स्टैटिकली इंडिटरमिनेंट ट्रस्ट का मतलब क्या होगा, इसका आप फील नहीं ले पाएंगे। तो थोड़ा सा हम इसके एनालिसिस के बारे में बात करते हैं। आइए तो जरा, ये रहा भैया, है ना, कोई ट्रस्ट का मैं स्ट्रक्चर लिया हूं, राइट। एक ट्रस्ट का स्ट्रक्चर बात कर रहा हूं। यदि मैं इसमें बात करूं भैया, क्या नंबर ऑफ मेंबर्स बताओ डियर, ऐसा मैं यदि आपसे पूछूं नंबर ऑफ मेंबर्स बताओ, तो ये हुआ भैया मेंबर 1, राइट। ये हुआ मेंबर 2, ये 1 मेंबर हुआ, ये 2 मेंबर हुआ, और ये 3 मेंबर हुआ, और ये 4 मेंबर हुआ, और ये 5 मेंबर हुआ। इस तरह से नंबर ऑफ मेंबर की मैं बात कर रहा हूं, मतलब यहां पे क्या है भैया 5 है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। ओके सर, फाइन। तो यहां पे भैया मैं आपसे पूछूं कि एक्सियल फोर्स कितने आएंगे या फिर इंटरनल रिएक्शन फोर्स कितने आएंगे, तो जितना नंबर ऑफ मेंबर्स हैं उतने ही नंबर ऑफ इंटरनल रिएक्शन फोर्स होंगे, उतने ही नंबर ऑफ इंटरनल रिएक्शन फोर्स होंगे। क्लियर है बात? आ रही बात समझ में? तो सर यहां पे एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शंस की बात होगी, तो यहां पे आप देख पाएंगे इस ट्रस के स्ट्रक्चर को भी है ना, आप देख पाएंगे। तो यहां पे ए ज्वाइंट पे, जैसे कि मैं कहा कि सभी मेंबर्स किस ज्वाइंट से कनेक्टेड होंगे बताइए, तो हिंज ज्वाइंट और पिन ज्वाइंट से। क्लियर है? ओके, तो ये सभी के सभी क्या है, हिंज ज्वाइंट है भैया, ज्वाइंट ए, ज्वाइंट बी, ज्वाइंट सी, एंड दिस इज ज्वाइंट डी, दिस इज द ज्वाइंट डी। ओके, इस हिंज ज्वाइंट से कनेक्टेड है ये सभी 5 मेंबर्स आपस में। इज दैट क्लियर? बिल्कुल सही बात। तो इस ट्रस्ट की स्ट्रक्चर को एक्सटर्नली सपोर्ट प्रोवाइड हुआ है। आपको समझ में आना चाहिए कौन सा सपोर्ट बोलता हूं, तो रोलर सपोर्ट, राइट। आपको यह भी समझ में आना चाहिए कि रोलर सपोर्ट के कारण कितने रिएक्शन, तो एक रिएक्शन, दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस। बिल्कुल सही बात। हिंज सपोर्ट है ये, आपको समझ में आना चाहिए कि हिंज सपोर्ट के कारण कितने रिएक्शन प्रोवाइड किया जाएगा, राइट। जब मैं इसको सेपरेट करूंगा तो एपीडी ड्रॉ करता हूं तो जी, ओके। तो आपको समझ में आना चाहिए सर यहाँ पे 2 रिएक्शन आएगा, राइट। एक तो सरफेस के परपेंडिकुलर, मतलब वर्टिकल एज वेल एज हॉरिजॉन्टल, 2 तरह के यहाँ पे हम सपोर्ट रिएक्शन की बात करेंगे सर एक्सटर्नली। क्लियर? आ रही बात समझ में? तो मैं यदि आपसे ये बोलूं भैया कि आप ना इस ट्रस स्ट्रक्चर का एनालिसिस कर डालो, मतलब ऐसा यदि बोलता हूं तो फुल्ली एनालिसिस करने की बात कर रहा हूं मैं आपको, फुल्ली एनालिसिस करने की बात कर रहा हूं, ओके। और फुल्ली एनालिसिस करने की बात कर रहा हूं मतलब फुल्ली अननोन्स को फाइंड आउट करने की बात करो, टोटल एनालिसिस की बात करो, समझते जाइएगा। क्लियर है? और जिसका हम एनालिसिस करेंगे 2 पार्ट में, एक्सटर्नल एनालिसिस प्लस इंटरनल एनालिसिस। क्लियर है? ओके, तो एक्सटर्नल एनालिसिस की यदि मैं बात करूंगा, राइट, एक्सटर्नल एनालिसिस, क्लियर है? तो एक्सटर्नल एनालिसिस में मेरे पास जो क्या अननोन्स होंगे भैया, अननोन्स होंगे, वो क्या होगा, नंबर ऑफ एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन। सपोज इसको मैं क्या बात करता हूं भैया, ये कैपिटल आर। क्लियर? तो इसी का मैं एनालिसिस करूंगा, फाइंड आउट करूंगा। ये एक्सटर्नल एनालिसिस हुआ। मैं बात करता हूं क्या, इंटरनल एनालिसिस, इंटरनल एनालिसिस, वेरी केयरफुली। इंटरनल एनालिसिस की मैं बात करूं, राइट, तो इसमें अननोन क्या होंगे, ऐसा मैं यदि आपसे पूछूं, राइट, तो सर इंटरनल रिएक्शन फोर्स होंगे, सर इंटरनल रिएक्शन फोर्स होंगे। क्लियर बात है? ओके, तो इंटरनल रिएक्शन फोर्स जितने नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे उतने नंबर ऑफ इंटरनल रिएक्शन फोर्स होंगे। बिल्कुल सही बात। तो इसको मेरे को फाइंड आउट करना रहेगा, मतलब टोटल अननोन्स की यदि मैं बात करूं, टोटल अननोन्स की, देखिए तो यहां पे यदि मैं बात करूं भैया क्या, टोटल अननोन्स, टोटल नंबर ऑफ अननोन्स कितने होंगे ट्रस्ट, किसी भी ट्रस्ट के स्ट्रक्चर में, इन जनरल मैं बात करूं तो। क्लियर है? ओके, तो टोटल अननोन्स, तो आप क्या बोलेंगे सर, नंबर ऑफ एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शंस
एज वेल एज इंटरनल रिएक्शन। क्लियर है? तो इंटरनल रिएक्शन बोलने से क्या समझ में आना चाहिए आपको? मेंबर फोर्स, राइट। तो जितने नंबर ऑफ मेंबर उतने नंबर ऑफ इंटरनल रिएक्शन फोर्स, दैट इज द नंबर ऑफ मेंबर फोर्स, प्लस मैं क्या बोलूंगा, एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन, नंबर ऑफ एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन, एम प्लस आर। ये हुआ भैया आपके पास टोटल अननोन्स, राइट, जिसका आप एनालिसिस करते हो। किसी भी ट्रस के स्ट्रक्चर का एनालिसिस करने जाओगे तो इसी का एनालिसिस करते हो, बेसिकली टोटल अननोन्स का। क्लियर है? समझ रहे हैं क्या बात को? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर, फाइन। तो आइए सबसे पहले भैया मैं क्या करूंगा ना, स्ट्रस स्ट्रक्चर का एक्सटर्नल एनालिसिस करूंगा। और एक्सटर्नल एनालिसिस करूंगा मतलब मैं स्ट्रस स्ट्रक्चर को एक बॉडी कंसीडर करूंगा, और बॉडी कंसीडर करने के बाद मैं इसका एबिडी की बात करूंगा। समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? ओके। तो ट्रस स्ट्रक्चर का पार्ट क्या क्या है बताइए तो आप मेरे को। तो ट्रस को हम डिफाइन करते हैं कैसे? नंबर ऑफ मेंबर से कनेक्टेड होगा, राइट, एंड टू एंड बाय द हिंज जॉइंट और पिन जॉइंट ओनली। इतना बात करता हूं मतलब मैं ट्रस के स्ट्रक्चर का बात कर रहा हूं। अब ट्रस के स्ट्रक्चर को है ना एक्सटर्नली हम सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, तो ये सपोर्ट थोड़ी ना उसका पार्ट होगा ट्रस स्ट्रक्चर का। समझ, वो तो एक्सटर्नल पार्ट हुआ ना। समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो मैं यदि मैं बात करूं भैया एफबीडी, तो बॉडी का एफबीडी ड्रॉ करूंगा मतलब ट्रस की स्ट्रक्चर को बॉडी कंसीडर करूंगा। तो ट्रस स्ट्रक्चर का पार्ट क्या है? ये ज्वाइंट है और मेंबर है। बिल्कुल सही बात। ओके, तो मैं इसको सेपरेट करूंगा किससे? इस एक्सटर्नल जो सपोर्ट प्रोवाइड हुआ रहता है उसको। और आपको पता है एफबीडी ड्रॉ कर रहा हूं मतलब मैं जो भी सपोर्ट है उसको रिमूव कर देता हूं, सेपरेट कर देता हूं। बिल्कुल सही बात। तो आइए, तो ऐसा यदि मैं कर रहा हूं मतलब मैं एक्सटर्नल एनालिसिस की बात कर रहा हूं। एफबीडी ऑफ ट्रस, ये देखिएगा मैं सपोर्ट को क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। ये डी ज्वाइंट था, राइट। ये क्या था बताइए? डी ज्वाइंट। ओके सर, फाइन। तो मैं बात कर रहा हूं पहले क्या? एक्सटर्नल। ये भी आपके पास क्या? एक्सटर्नल एनालिसिस। एक्सटर्नल एनालिसिस। अब एक्सटर्नल एनालिसिस में आपको समझ में आना चाहिए कि हम क्या करने वाले हैं, राइट। तो ये मैं क्या करूंगा एक्सटर्नल एनालिसिस में? एफबीडी ऑफ गिवन ट्रस, राइट। बात करूंगा सबसे पहले मैं एफबीडी ऑफ गिवन ट्रस, गिवन ट्रस और मच बेटर प्लेन ट्रस। मैं बाय डिफॉल्ट यदि ट्रस बोलूं तो आपको समझना होगा भैया मैं प्लेन ट्रस के ही एनालिसिस करा रहा हूं आपको। बिल्कुल सही बात। ओके सर ना। तो एफबीडी ड्रॉ किया मतलब सबसे पहले बॉडी को बताया, मैं ट्रस को बताया, फिर सपोर्ट को मैं रिमूव कर दिया ना भाई। तो सपोर्ट के कारण यहाँ पे ए ज्वाइंट पे है ना, ए ज्वाइंट पे कौन सा सपोर्ट था भैया? तो आपका जवाब होना चाहिए सर यहाँ पे रोलर था, और सी ज्वाइंट पे क्या है? हिंज सपोर्ट है। क्या है? हिंज सपोर्ट। ओके, तो रोलर में एक रिएक्शन आएगा सर, रोलर में एक रिएक्शन आएगा दैट इज परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। मतलब यहाँ पे सरफेस हॉरिजॉन्टल था तो मैं क्या बात करूंगा? वर्टिकल। इस तरह से आर ए ज्वाइंट पे तो आर ए वाई। बिल्कुल सही बात ना। यहां पे बात करें तो दो तरह की बात होगी, ये आर सी एक्स वर्टिकल, इसमें वर्टिकल बस बात होगा, इसमें हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल बात होगी, क्योंकि यहाँ पे हिंज सपोर्ट था ना भाई, आर सी वाई। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। तो ये क्या है? नंबर ऑफ एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे ओनली थ्री दिख रहे हैं आपको। क्लियर है? तो यहां पे भी नंबर ऑफ एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन इन जनरल यदि मैं बात करता हूं इन जनरल, तो ये क्या है? कैपिटल आर है। लेकिन ये तो डिपेंड करेगा कि ट्रस की स्ट्रक्चर को किस किस तरह के किस टाइप के सपोर्ट प्रोवाइड हुआ है एक्सटर्नली। तो यहां पे एक रोलर सपोर्ट प्रोवाइड हुआ है, एक हिंज सपोर्ट प्रोवाइड हुआ है। तो आपको पता है कि भैया रोलर सपोर्ट के कारण एक रिएक्शन और हिंज सपोर्ट के कारण दो रिएक्शन, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन की बात होगी 3, राइट। हो सकता है कि ये हिंज सपोर्ट भी हो सकता है ये रोलर सपोर्ट भी हो। इस तरह से समझना, बात को कनेक्ट करते जाइएगा। क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे थ्री अननोन्स में बात करूंगा, एक्सटर्नल अननोन्स। क्लियर है? आ रही बात समझ में? तो सर इसको हम फाइंड आउट कैसे करेंगे? तो आप बताइए मेरे को, आप बताइए कि बेसिक एजम्पशंस का सबसे लास्ट वाला पॉइंट कि भैया एंटायर ट्रस का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। हमारा एजम्पशंस का पार्ट है ये, बेसिक एजम्पशन का पार्ट।
तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, मतलब ट्रस की स्ट्रक्चर के लिए मैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन भी यूज कर पाऊंगा। क्लियर है क्या बात? तो मैं प्लेन ट्रस का एनालिसिस कर रहा हूं, मतलब मेंबर्स आर इन सिंगल प्लेन, जितने भी मेंबर्स है सभी सिंगल प्लेन में होगा, और इस ट्रस की स्ट्रक्चर को मैं बॉडी कंसीडर करूंगा। क्लियर है, राइट? तो बॉडी के प्लेन में मैं बात करता हूं, फोर्सेस जिस तरह से बात होगी कोप्लेनर फोर्सेस ही बात होगी, तो कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम बात होता है, कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम बात होता है, राइट? तो ऑलवेज रिमेंबर, नोट कीजिएगा इस पॉइंट को कि ट्रस का स्ट्रक्चर, प्लेन ट्रस का स्ट्रक्चर, राइट, जब आप उसको देखोगे भैया तो उसमें जो फोर्स सिस्टम अप्लाई हुआ रहेगा, क्लियर है? तो उसमें किस तरह के फोर्स सिस्टम अप्लाई हुआ रहेगा, इस तरह से यदि आप एफबीडी ड्रॉ करने की बात देखते हैं, ट्रस स्ट्रक्चर के एफबीडी बोल रहा हूं मैं, क्लियर बात? बॉडी का एफबीडी ड्रॉ करते हैं ना, क्लियर? ओके फाइन। तो आप देखेंगे किस तरह के फोर्स सिस्टम अप्लाई हुआ, तो भैया सभी फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन एक सिंगल पॉइंट से मीट कर रहा है, नहीं कर रहा है, मतलब नॉन कंकरेंट है, और साथ ही साथ कोप्लेनर। तो कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम के कंडीशन में जब भी आपको अननोन्स फाइंड आउट करने की बात होगी, तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि हमारे पास कितने अवेलेबल नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस होते हैं, राइट? तो कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम के कंडीशन में 2 समेशन fx इक्वल टू 0 समेशन fy इक्वल टू 0। कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम के कंडीशन में 3 स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस होते हैं, समेशन fx इक्वल टू 0 समेशन fy इक्वल टू 0 एंड नेट मोमेंट ऑफ फोर्सेस अबाउट एनी पॉइंट इक्वल टू 0। तो बताइए, ये तो कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम अप्लाई हुआ है सर। यहाँ पे रिएक्शन का लाइन ऑफ रिएक्शन देखेंगे, और यहाँ पे एक्चुअली ज्वाइंट डी पे हम लोड को भी अप्लाई करके रखे हुए, आपको पता भी है भैया, है ना? जब मैं बोलता हूं कि लोड को कहां अप्लाई होना जरूरी है, तो आपको समझ में आना चाहिए इस बात को लेके कि लोड कहां पे अप्लाई हुआ, ज्वाइंट पे। बिल्कुल, तो ये लोड मतलब लोड इज द काइंड ऑफ फोर्स, क्लियर है? तो इसका भी लाइन ऑफ एक्शन देखेंगे, तो ये सभी फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन तो अलग अलग पॉइंट पे है, राइट? एक सिंगल पॉइंट पे मीट नहीं कर रहा है, मतलब कोप्लेनर नॉन करेंट। तो हमेशा राइट, एनी प्लेन ट्रस स्ट्रक्चर इज ऑलवेज सब्जेक्टेड टू कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम। कोई भी इन जनरल बात कर रहा हूं मैं, राइट? तो एक्सटर्नल एनालिसिस करने जाएंगे तो आपके पास अवेलेबल नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस होंगे, वो क्या होंगे भैया बताइए? समेशन fx equals to 0 summation fy equals to 0 and net moment about any point equals to 0. Much better, net moment of forces about any point equals to 0. तो by using this static equilibrium equations आप फाइंड आउट कर लेंगे क्या जितने भी सपोर्ट, एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शंस होंगे, इसको आप फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर है? ओके, तो यहां पर तो 3 सपोर्ट रिएक्शंस है, क्लियर बात? तो ये हो जाएगा भैया आर ए वाई, आप फाइंड आउट कर लेंगे यहां से, राइट? आर सी वाई भी फाइंड आउट कर लेंगे एंड आर सी एक्स भी आप फाइंड आउट कर लेंगे, राइट? तो इस तरह से एक्सटर्नल एनालिसिस वाला जो आपका स्टेप हुआ फिनिश होता है, राइट? नाउ उसके बाद हम बात करते हैं भैया क्या इंटरनल एनालिसिस। तो इंटरनल एनालिसिस में मैं क्या बात करूंगा भैया? मेंबर्स में फोर्स की बात करूंगा, क्लियर है, राइट? तो ट्रस के स्ट्रक्चर में एक्सटर्नली क्या क्या रिएक्शन आ रहा होगा, तो इसके लिए मैं क्या किया, ट्रस को एक बॉडी कंसीडर करते हुए इस ट्रस का एफबीडी ड्रॉ किया। तो अब मेरे को मेंबर फोर्स का एनालिसिस करना है, इंटरनल रिएक्शन फोर्स ना, क्लियर है? तो मैं अब एफबीडी ड्रॉ करूंगा किसका? मेंबर्स का, क्लियर है बात? मेंबर्स का ऐसा एफबीडी ड्रॉ करूंगा, ऐसा मैं यदि बोल रहा हूं तो मेंबर जिससे कनेक्ट हुआ रहेगा, और किससे कनेक्ट हो रहेगा? ज्वाइंट से। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि मैं ज्वाइंट का एफबीडी ड्रॉ करने वाला हूं, देखिएगा मजा आएगा यार, फील करेंगे आज की इस लेक्चर में हम लोग भी, देखिएगा मजा आएगा आपको। तो मैं क्या बात करूंगा पता है? ये ज्वाइंट और मेंबर सबको मैं क्या कर दूंगा? सेपरेट कर दूंगा इंटरनल एनालिसिस में। तो आइए देखिएगा, बड़ा केयरफुली सुनिए, समझिए, हर एक पॉइंट्स को कनेक्ट करते जाएगा, मेरे साथ ही साथ नोट भी करते जाइएगा। तो अब मैं बात करने जा रहा हूं क्या?
इंटरनल एनालिसिस क्लियर है। तो हमारा एक्सटर्नल एनालिसिस वाले पार्ट में हम बात तो कर लिए भैया। अब यहाँ पे हम एक्चुअली क्या बात करेंगे, इंटरनल एनालिसिस में नंबर ऑफ मेंबर फोर्स को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है बात? ओके, तो एक्चुअली में यहाँ पे क्या बात करेंगे, एबिलिटी ऑफ ज्वाइंट्स और मेंबर। क्लियर है बात? क्लियर है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये आ जाइए, ये इतना पार्ट आपका फोकस में रहना चाहिए ना। ओके, ये क्लियर बात। दिस इज द ज्वाइंट डी, एक्चुअली दिस इज द ज्वाइंट डी। ओके सर, ना तो देखिए मेंबर्स में यदि मैं बात करूं तो दिस इज ए बी मेंबर, दिस इज द ए बी मेंबर। ओके, दिस इज द ए बी मेंबर, राइट, समझते जाइएगा। और दिस इज द बी सी मेंबर, सॉरी दिस इज द बी डी मेंबर। एक्चुअली देखो बी डी मेंबर ऐसे बोलूंगा ना भाई, बी और डी जॉइंट से कनेक्टेड था। वेरी केयरफुली, दिस इज द बी सी मेंबर एंड दिस इज द डी सी मेंबर एंड दिस इज द ए डी मेंबर, ए डी मेंबर। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। ओके, तो मेंबर फोर्स को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, तो आपको पता है भैया मेंबर्स तो टू फोर्स मेंबर जैसे हम बात करते हैं, मेंबर इज नथिंग बट व्हाट, टू फोर्स मेंबर, राइट। और एक्सियल फोर्स कैरी करेगा, तो इन एक्सियल फोर्स को रिप्रेजेंट करना तो आपको आता है, आपको आता है ऐसा मैं बिल्कुल उम्मीद करूंगा, राइट। तो वेरी केयरफुली कैसे, तो एक्सियल फोर्स जो होगा मेंबर में या तो टेंसाइल होगा या तो कंप्रेसिव होगा। तो बिफोर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ मेंबर फोर्स मेरे को ये अज्यूम करना होता है कि या तो वो एक्सियल टेंसाइल है या तो एक्सियल कंप्रेसिव है, इस तरह से। तो मैं जब एनालिसिस करने जाऊंगा ना तो ऐसे अज्यूम करता हूं। तो जब मैं आपको ज्वाइंट मेथड, सेक्शन मेथड पढ़ाऊंगा, राइट, तो वहां पे मैं बेसिक स्टेप्स की बात करूंगा कि कैसे हमको स्टेप फॉलो करना है एनालिसिस करने के लिए। लेकिन इस बात को बिल्कुल आप अभी फिलहाल के लिए ध्यान में रखिएगा कि हम लोग ना या तो एक्सेल टेंसाइल अज्यूम करते हैं या तो एक्सेल कंप्रेसिव अज्यूम करते हैं। क्लियर है? मेंबर में ये बिल्कुल सही बात। तो मैं ना थ्रू आउट द चैप्टर हमेशा टेंसाइल ही अज्यूम करते हुए बात करूंगा जब ट्रस के स्ट्रक्चर के इंटरनल एनालिसिस करने जाऊंगा। तो क्लियर है? एक्सियल टेंसाइल, तो एक्सियल टेंसाइल मतलब इस तरह से बात करूंगा, क्या बताइए, तो दोनों एंड में। क्लियर है? तो ये रहा भैया एफ ए बी, और बताइए तो ये रहा एफ ए बी। बिल्कुल सही बात, सभी में मैं टेंशन अज्यूम कर ले रहा हूं। ये रहा भैया क्या, मेंबर डीबी बोलिए, बीडी बोलिए, जैसा बोलना चाहे बोलिए। ये हो जाएगा भी आपके पास एफ बी डी। बिल्कुल सही बात। देखो बहुत बेसिक से पढ़ेंगे, मजा आएगा, आप फील कर पाएंगे डियर ट्रस्ट पढ़ने के बाद। जिस दिन मैं एंड करूंगा देखिएगा मजा आएगा आपको। ओके, ये हो गया एफ बी डी, बीडी मेंबर में फोर्स मतलब बीडी मेंबर फोर्स, ये ए बी मेंबर फोर्स। क्लियर बात? ओके, तो कई लोग ऐसा कंफ्यूज भी होते हैं, सर एफ ए बी को एफ बी ए बोल सकते हैं क्या? अरे बोल सकते हो भाई, लिखने का बस को तरीका है जी, लिखने बस का तो तरीका है। क्लियर है? बिल्कुल सही बात। तो ये कौन सा फोर्स हुआ, ऐसा यदि मैं पूछूं तो ये हो गया भैया एफ ए डी। तो इधर भी मैं बात करूंगा एफ ए डी। बिल्कुल सही बात, एडी मेंबर फोर्स। टेंसाइल अज्यूम कर रहा हूं एफ सी डी, तो इधर भी मैं बात करूंगा एफ सी डी। बताइए सभी मेंबर में फोर्सेस की बात करें क्या? नो, ये वाला में बचा हुआ है सर। तो इधर मैं बात करूंगा एफ बी सी। तो देख पाएंगे मैं एक्सियली बात कर रहा हूं फोर्सेस को, एक्सियली टेंसाइल बात कर रहा हूं एफ बी सी। क्लियर है? आ रही बात क्या समझ में? ये जो येलो कलर से डॉटेड लाइन बताया ना, ये एक्सिस ऑफ द मेंबर है, एक्सिस ऑफ द बार, जैसे बात किए थे हम लोग टू फोर्स मेंबर जब पढ़े थे, एक्सियल फोर्स के बारे में बात किए थे। तो ओके, तो ये एक्सिस है, एक्चुअली एक्सिस ऑफ द मेंबर है। तो एक्सिस के लॉन्ग लग रहा है ना भाई फोर्स। तो मेंबर फोर्स तो हमको समझ में आ गया, मेंबर फोर्स तो हमको समझ में आ गया। बिल्कुल सही बात। ओके,
तो यहाँ पे 5 मेंबर्स है, मतलब 5 मेंबर फोर्स मेरे को अननोन है जिसको फाइंड आउट करने की बात होगी। नाउ वेरी केयरफुली तो जब हम इसको सॉल्व करने जाते हैं, एनालिसिस करने जाएंगे, तो ज्वाइंट मेथड में जब मैं डिस्कस करूंगा कंसेप्ट तो आप बहुत अच्छे से और कनेक्ट कर पाएंगे, राइट। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे बात करता हूं। तो देखिए मैंने मेंबर्स में क्या बात किया, फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर दिया भैया। अब मैं बात करूंगा क्या, अब मैं बात करूंगा कि आप देख पाएंगे जस्ट यहाँ पे ना न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के कंसेप्ट यूज होने वाले हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के कंसेप्ट यूज होने वाले हैं, राइट। तो आपको ये भी पता है भैया कि जिस तरह मैं बात किया कि एंटायर ट्रस का स्ट्रक्चर स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होगा, ऐसा हमारा एजम्पशंस का पार्ट था, एंटायर ट्रस स्ट्रक्चर स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होगा, तो ये हमारा एजम्पशन का पार्ट था, जिसके वजह से जब हम एक्सटर्नल एनालिसिस करने गए तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस की बात किए। क्लियर है? तो जब एंटायर ट्रस का स्ट्रक्चर स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होगा, ऐसा यदि मैं बोल रहा हूं, राइट, तो इसका मतलब ये भी हुआ कि जो ट्रस स्ट्रक्चर का जो पार्ट है, जो पार्ट होगा, मेंबर होंगे, ज्वाइंट होंगे, वो सभी आपस में स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन में होंगे और इक्विलिब्रियम में होंगे, ऐसा मैं बोल रहा हूं, मतलब बैलेंस्ड होंगे। क्लियर है? तो ये जो मेंबर है ज्वाइंट ए और बी से, कौन सा मेंबर, ए बी, बड़ा केयरफुली, ज्वाइंट ए और ज्वाइंट बी से कनेक्टेड है भैया, कनेक्टेड है, ओके। तो कनेक्टेड है मतलब यदि यहां ए मेंबर में जिस तरह मैं फोर्स की बात किया हूं एफ ए बी है ना, मेंबर ए बी के एंड ए के लिए कैसा है, टेंसाइल है, तो यही मेंबर फोर्स एफ ए बी जो एंड ए पे एक्ट कर रहा है, इस ज्वाइंट ए के लिए कैसा होगा, एक तरह का एक्शन फोर्स की तरह काम करेगा, एक्शन की तरह काम करेगा, राइट। तो इक्विलिब्रियम में होने के लिए, है ना, इक्विलिब्रियम में ट्रस की स्ट्रक्चर को इक्विलिब्रियम में होने के लिए, राइट, तो ये जो ज्वाइंट ए है ये क्या करेगा, रिएक्ट करेगा किसको, इस मेंबर ए बी के एंड को, और रिएक्ट करेगा मतलब एक्शन रिएक्शन की बात करूंगा मैं। क्लियर है? एज पर द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, राइट। तो कैसा रिएक्ट करेगा, इक्वल मैग्नीट्यूड के साथ और अपोजिट सेंस के साथ, इस तरह से। क्लियर है क्या बात, बताइए, इस तरह से, लाइक दिस, ये हो जाएगा एफ ए बी। क्लियर बात, अपोजिट सेंस में है। तो सर सिमिलरली ये बी ज्वाइंट भी रिएक्ट करेगा क्या, यस डियर, किसको, इस बी एंड को, वो भी कैसा, जितना ए एफ ए बी फोर्स है उसी के है ना, इक्वल, लेकिन अपोजिट सेंस में, देख पाएंगे। क्लियर है क्या बात, बिल्कुल क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर, ओके। तो सर यहां भी ऐसे ही बात करेंगे क्या, बिल्कुल डियर, यहां भी आप ऐसे ही बात करोगे, यहां भी आप ऐसे ही बात करोगे, एक्शन रिएक्शन, जस्ट एक्शन रिएक्शन, एफ बी डी बोलेंगे और ये हो जाएगा ए बी सी, यस यस, बिल्कुल सही बात ना। तो यहां पे आइए फिर, ये वाला, ये भी रिएक्ट करेगा, ज्वाइंट डी भी, तो ये हो जाएगा एफ बी डी, बिल्कुल सही बात। और ये ज्वाइंट डी इधर भी रिएक्ट करेगा, एफ ए डी, बिल्कुल सही बात, कनेक्ट करते जाइएगा। इधर बात करें तो ये रहा भैया एफ सी डी, राइट, देखो इसको बैलेंस करेगा ये, राइट, एक्शन, ये एक्शन हुआ ग्रीन वाला, राइट, मेंबर सी डी के एंड डी एक्शन की तरह काम करेगा ज्वाइंट डी के लिए, तो ज्वाइंट डी रिएक्ट करेगा उतना ही मैग्नीट्यूड एफ सी डी का, लेकिन अपोजिशन, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात, ओके सर, फाइन। ना अब बात करते हैं, यहाँ पे ज्वाइंट ए और रिएक्ट करेगा इस तरह से, किसको, एडी मेंबर के एंड ए को, दैट इज एफ ए डी, बिल्कुल। यहां पे आइए फिर, इस तरह से एफ सी डी बात करेंगे, यहां बात करेंगे तो एफ बी सी, एफ बी सी। क्लियर? तो ज्वाइंट में भी आ गया फोर्सेस, मेंबर में भी फोर्स आ गया। क्लियर है? ओके। तो यदि आप ज्वाइंट का एनालिसिस करके एफ ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो ये वाला एफ ए बी वही होगा जो ये वाला एफ ए बी है, जो ये वाला एफ ए बी है, जो ये वाला एफ ए बी है, जो ज्वाइंट बी में भी आपको देखने को मिल रहा है। इज दैट क्लियर? समझ पा रहे हैं क्या बात को? क्लियर है?
ओके बिल्कुल सर, तो सिमिलरली आप सभी मेंबर्स में भी ऐसा बात कर सकते हो। क्लियर। और साथ ही साथ इसका जो नेचर होगा, चाहे आप ज्वाइंट ए से फाइंड आउट कर रहे हो एफ ए बी को, चाहे आप मेंबर्स में देखेंगे इसी एफ ए बी को, चाहे आप ज्वाइंट बी में देखेंगे इसी एफ ए बी को, राइट। तो टेंशन है कि नहीं बताइए, सभी के सभी टेंशन है कि नहीं, राइट। क्योंकि देखो अवे फ्रॉम द एंड, अवे फ्रॉम द ज्वाइंट, अवे फ्रॉम द एंड, अवे फ्रॉम द ज्वाइंट, इस तरह से। तो टेंसाइल नेचर तो बात करते हैं ना ऐसा। यदि कंप्रेसिव होता तो जस्ट चीजें अपोजिट हो जाता, हर एक डायरेक्शन अपोजिट में बात हो जाता। जितना भी मेंबर में फोर्स बात किया वो अपोजिट हो जाता, ज्वाइंट में बात किया वो अपोजिट हो जाता, राइट। तो देखेंगे आप, मैं यहाँ पे टेंसाइल अज्यूम किया था सभी मेंबर में, तो ज्वाइंट में भी जो फोर्सेस आ रहे हैं जस्ट एक्स्ट्रा रिएक्शन के कारण वो भी टेंसाइल है। सभी मेंबर्स में, सभी ज्वाइंट में आप फील कर पा रहे होंगे, इसको फील कर पा रहे होंगे। यदि कंप्रेसिव बात करते तो मेंबर में कंप्रेसिव बात करते तो ज्वाइंट में भी कंप्रेसिव बात होता, टुवर्ड्स द एंड ऑफ मेंबर बात होता, राइट, टुवर्ड्स द एंड, टुवर्ड्स द ज्वाइंट बात होता यदि कंप्रेसिव बात करते। तो दिस इज एज पर योर चॉइस, ये तो है ना, जस्ट अज्यूम करते हो जब तक वैल्यू आपका फाइंड आउट नहीं हो जाता है। तो क्लियर है। तो ज्वाइंट मेथड जब मैं पढ़ाऊंगा तो और आप बहुत अच्छे से कनेक्ट करेंगे, और ये ज्वाइंट मेथड ये एक्चुअली एनालिसिस करने का, क्लियर है, तो और इजी जाएगा। इतना बात क्लियर है क्या? ओके। तो देखिए अब ना मैं जस्ट सिर्फ ज्वाइंट को दिखाता हूं डियर, आपको सिर्फ ज्वाइंट को। तो देखिए बड़ा केयरफुली ज्वाइंट को दिखाता हूं, मेंबर्स को भी क्या कर देता हूं आप, मैं अलग कर देता हूं। तो देखिए वेरी केयरफुली, ओके, इस तरह से मैं क्या बात कर रहा हूं, ये एक्सिस है भैया, किसका एक्सिस है? तो ये एक्सिस है, बताइए तो मेंबर का एक्सिस हुआ, मेंबर का क्या हुआ? एक्सिस हुआ, ओके। ये मेंबर का क्या हुआ बताइए? एक्सिस हुआ, राइट। और इसी एक्सिस के अलोंग मेंबर में एक्सियल फोर्स आएगा, और यही एक्सियल फोर्स है ना एक्शन की तरह काम करेगा ज्वाइंट में, राइट। तो ज्वाइंट रिएक्ट करेगा, ज्वाइंट क्या करेगा? रिएक्ट करेगा, और ज्वाइंट रिएक्ट करेगा मतलब रिएक्शन, क्लियर है, एक्शन रिएक्शन। तो भी आपको ये भी पता है सेम लाइन ऑफ एक्शन में होता है, तो यही एक्सिस के अलोंग ही तो बात करूंगा क्या, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, राइट। तो ये रहा भैया आपके पास क्या, एफ ए बी है ना, कनेक्ट करते जाइएगा, ये है एफ ए बी, तो इधर भी एफ ए बी हुआ, एफ ए बी। मैं एनालिसिस इसका देखेंगे, यहीं से तो पूरा कनेक्ट होगा आपका, स्टैटिकली डिटर्मिनेंट ट्रस, रिजिड ट्रस, अंडर रिजिड ट्रस, ओवर रिजिड ट्रस, सब यहीं से कनेक्ट होगा। देखिएगा ये क्या था, पॉइंट ज्वाइंट डी था, राइट, ज्वाइंट डी था, तो बी डी हुआ, ओके फाइन। फिर क्या बात करूंगी, यहां भी बी डी होगा, ये वाला भी क्या होगा बताइए, बी डी होगा, एफ बी डी, यस बिल्कुल। इधर बात करें तो ये एफ ए डी, ओके फाइन। ये हो गया आपके पास एफ, क्या था, सी डी ना, एफ सी डी, तो ये भी क्या हो जाएगा आपके पास, एफ सी डी, यस। सी डी ए डी यस, बी डी, ओके, ए बी यस। बी सी की बात करते हैं, ये रहा बी सी, एफ बी सी, तो ये भी हो जाएगा आपके पास एफ बी सी, ओके फाइन। नाउ तो एक चीज हम यहाँ पे मिस कर रहे हैं, क्या बताइए तो, एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन तो रहेगा ना भाई, एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन तो रहेगा ना। तो कहाँ पे एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन, इस ज्वाइंट पे है, लेकिन इस वैल्यू को आप ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, कहाँ से, एक्सटर्नल एनालिसिस से, क्लियर है क्या बात। तो ये वाला फाइंड आउट हो चुका है, दैट इज आर ए वाई, राइट। और इधर भी बात करें तो ये है भैया आपके पास आर सी, बताइए एक्स, और ये आर सी वाई, राइट। सिमिलरली इधर भी मैं बात करूं एक्चुअली, तो ये आर ए वाई, राइट, क्लियर है क्या बात। और देखेंगे आप, ये हो जाएगा आर सी वाई, और ये हो जाएगा आर सी एक्स, यस।
तो ये वैल्यूज फाइंड आउट हो चुका है भैया, ये वैल्यूज फाइंड आउट हो चुका है। ये देखो RAY RCY RCX कहां से, एक्सटर्नल एनालिसिस से, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो इंटरनल एनालिसिस में चाहे आप ये बात करो चाहे ये बात करो, राइट। तो हम लोग बेसिकली ना ज्वाइंट मेथड में जब पढ़ते हैं भैया तो यही बात करते हैं। ये देखो ज्वाइंट में एनालिसिस करते हैं, क्लियर है अरे बात समझ, क्योंकि ज्वाइंट में एनालिसिस कर पाए मतलब मेंबर फोर्स को तो फाइंड आउट ही कर पाए, फिर मेंबर फोर्स को आप फाइंड आउट ही कर पाए। ओके, बिल्कुल बिल्कुल कर ही पाएंगे, कर ही पाएंगे। ओके फाइन, क्लियर हुआ। तो अब यहां पे हम अननोन्स की बात करेंगे, मतलब मेंबर फोर्स की बात करेंगे, क्लियर है। ओके, तो मैं ना यहाँ पे ज्वाइंट में जाके स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन की बात करूंगा, क्योंकि ज्वाइंट भी तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होंगे ना, स्टैटिक इक्विलिब्रियम होंगे ना जी। ओके, तो ज्वाइंट में, अच्छा ज्वाइंट को यदि मैं बात करूं भैया एक पॉइंट, और जैसे ज्वाइंट बी में बात करूं तो कौन कौन से फोर्स दिख रहा है आपको, FAB FBD FBC सभी एक पर्टिकुलर पॉइंट में मीट कर रहा है। तो कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम हुआ क्या, कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम हुआ क्या, बिल्कुल सही बात। तो कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम की कंडीशन में अब बताइए मेरे को, अब बताइए स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन अवेलेबल स्टैटिक, अच्छा अवेलेबल नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कितने होंगे, तो आपका जवाब होना चाहिए 2, क्लियर। तो यहां भी मैं 2 यूज कर सकता हूं, 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 क्लियर बात है, कर सकता हूं। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मेरे को सभी ज्वाइंट में 2 2 2 ऐसा यूज करना पड़े। मैं ये देखना रहेगा, मेरे को ये देखना रहेगा सर क्या कि कौन से ज्वाइंट में है ना फोर्सेस बचा हुआ है, अननोन बचा हुआ है फाइंड आउट करने के लिए। सपोज कीजिए मैं ज्वाइंट ए को सेलेक्ट किया, क्या ज्वाइंट ए को सेलेक्ट किया, देखिएगा ना बड़ा केयरफुली ये ज्वाइंट ए को सेलेक्ट किया, राइट। और इसमें मैंने बात किया भैया क्या, समेशन fx इक्वल टू 0, राइट। देखिए ये रहा ज्वाइंट ए, ज्वाइंट बी, ज्वाइंट सी, राइट, ज्वाइंट डी। तो इसमें से कोई भी आप सेलेक्ट करेंगे, राइट, और इसमें आप यूज करेंगे समेशन fx इक्वल टू 0, समेशन fy इक्वल टू 0। देखिएगा एनालिसिस का मतलब पूरा समझा रहा हूं मैं आपको, और यहीं से पूरा कनेक्ट करेंगे जितने भी टाइप के ट्रस होते हैं उसको, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तो ज्वाइंट ए को सेलेक्ट किया, तो यहां से कौन कौन सी वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे, FAB, यही अननोन है, अननोन यही है ना भाई, क्योंकि भैया RAY तो पहले से नोन है, RCY भी पहले से नोन है, RCX भी पहले से नोन है, कहां पे एक्सटर्नल एनालिसिस, बिल्कुल सही बात। ओके सर फाइन। नाउ यदि मैं ज्वाइंट बी की बात करता हूं, ज्वाइंट बी की यदि मैं बात करता हूं, तो बताइए डियर, ये रहा भैया ज्वाइंट बी। ओके फाइन, तो यहां से मैं क्या क्या फाइंड आउट करूंगा, देखिए तो ज्वाइंट ए की बात किए मतलब FAB FAD, तो फाइंड AD है क्या ये, देखिए तो वेरी केयरफुली, ये AD ना भाई, बिल्कुल ये रहा ज्वाइंट ए। तो अननोन क्या है, FAD FAB, फाइंड आउट किया, बिल्कुल कर लिया फाइंड आउट। ना अब बी में गया, सपोज कीजिए, राइट, बी में, तो बी में मैं ऐसा सपोज कर रहा हूं ना, आप कोई भी ज्वाइंट सेलेक्ट कर सकते हैं, आप डी में आ सकते हैं, सी में आ सकते हैं, राइट। तो ए बी तो फाइंड आउट हो गया, तो यही एफ ए बी तो वही होगा ना भाई, सेम होगा ना। तो बी डी और बी सी बचा हुआ है, तो मैं बात करूंगा क्या, एफ बी डी, राइट, और एफ बी सी, बिल्कुल सही बात। ओके नाउ, तो अब एफ बी डी एफ बी सी भी फाइंड आउट हो गया। नाउ कौन से ज्वाइंट को आप सेलेक्ट करें, कोई भी, तो कौन सा मेंबर में बचा हुआ है, ए बी मेंबर में फोर्स हुआ, एडी मेंबर में फोर्स हुआ, बिल्कुल, बीडी मेंबर में फोर्स हुआ, बीसी में हुआ, अब सीडी मेंबर में, मतलब ये एफसीडी, क्लियर है। तो एफसीडी को आप चाहो ज्वाइंट डी सेलेक्ट करके फाइंड आउट करो, आप चाहो तो ज्वाइंट सी सेलेक्ट करके फाइंड आउट करो, क्लियर है, क्योंकि दोनों में एफसीडी है। आ रही बात समझ में, बिल्कुल। तो चलिए मैं सी ज्वाइंट सेलेक्ट कर लेता हूं, सी ज्वाइंट,
ओके, तो यहां से मैं FCD फाइंड आउट कर पाऊंगा, FCD फाइंड आउट कर पाऊंगा। ओके फाइन, क्लियर ना। तो वेरी केयरफुली मैं कोई भी ज्वाइंट में जाऊंगा तो मेरे पास अवेलेबल, इस वर्ड को ध्यान में रखना, अवेलेबल इस नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कितने हैं, राइट। तो अवेलेबल का मतलब ये भैया कि उससे ज्यादा आपके पास नहीं है, उससे ज्यादा आपके पास नहीं है, राइट। तो कभी कभी ऐसा होगा कि जितना अवेलेबल है उतना को यूज करना पड़ेगा आपको, कभी कभी ऐसा भी होगा कि हमें जितना जरूरत है बस हम उतना यूज करेंगे। क्लियर है, मतलब हो सकता है जैसे कि मेरे पास 5 अवेलेबल नंबर ऑफ इक्वेशंस है, तो 4 से काम चल जा रहा है तो 4 का ही बात करूंगा ना, मैं 5 को क्यों बात करूं, इस तरह से बात कर रहा हूं। क्लियर है। तो भैया आप ज्वाइंट में, किसी भी ज्वाइंट में आप बात करेंगे तो कंकरेंट फोर्स सिस्टम अप्लाई हुआ है, तो अवेलेबल हर एक ज्वाइंट के लिए 2-2 इक्विलिब्रियम इक्वेशन तो अवेलेबल है। बिल्कुल। तो हमको बेसिकली ऐसा बात करें, यहां पे बताइए मेरे को कि अननोन्स कितने हैं हमारे पास, मेंबर 5 है कि नहीं बताइए, मेंबर 5 है तो अननोन्स भी तो 5 हुआ ना। क्लियर है। तो मैं ना 5 इक्वेशन ही यूज करने वाला हूं यहां पे, लेकिन ऐसा यदि मैं बात करूं हर एक ज्वाइंट में 2-2 इक्वेशन यूज करने का मेरे पास ऑप्शन है। देखो कितना इक्वेशन, 2-2 इक्वेशन, क्योंकि कंकरेंट होता है ना भाई, ज्वाइंट में बात करें तो क्या होता है, कंकरेंट होता है। तो इस तरह से ज्वाइंट की बात करूं मैं यहां पे, नंबर ऑफ ज्वाइंट, क्लियर बात, नंबर ऑफ ज्वाइंट की यदि मैं बात करूं डियर, तो यहां पे कितने ज्वाइंट है, 1, देखो 1, ये रहा 2, ठीक है, ये रहा 3 और ये रहा 4। नंबर ऑफ ज्वाइंट्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ ज्वाइंट्स है भैया 4। क्लियर। तो इस तरह से यदि मैं बात करूं तो 8 इक्वेशन होना चाहिए, 8 इक्वेशन यूज होना चाहिए। तो 8 का क्यों यूज करूंगा बताओ, 8 का क्यों यूज करूंगा, समझते जाइए, कनेक्ट करते जाइएगा, राइट, मजा आएगा। देखिए ओके, तो मैं कितने इक्वेशन यूज करूंगा, 5। क्लियर। तो यहां पे भैया FAB FAD के लिए 2 इक्वेशन यूज किया। क्लियर बात, समेशन fx इक्वल्स टू 0, समेशन fy इक्वल्स टू 0, इसके लिए बात करूंगा तो है ना, क्योंकि जैसे मैं FBD ड्रॉ करता हूं, सिस्टम ऑफ बॉडी जैसे रहते हैं। क्लियर है। तो वहां पे स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस की बात करूंगा तो मैं आपको पता है भी ये सारी बातें मैं डिस्कस करके रखा हूं, सेपरेट बॉडी के लिए सेपरेट FBD, राइट। तो यहाँ पे ज्वाइंट एक तरह का मैं बॉडी कंसिडर कर सकता हूँ ज्वाइंट को भी, तो सेपरेट ज्वाइंट के लिए सेपरेट FBD, राइट, सॉरी हाँ, सेपरेट ज्वाइंट के लिए सेपरेट FBD बात किया हूं सबके लिए, राइट। तो मैं सेपरेट स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस भी बात करूंगा, राइट। तो ये हो जाएगा समेशन fy इक्वल टू 0। यहां भी मैं बात करूंगा, मतलब ज्वाइंट A से मैं B में आ गया, मतलब सेपरेट ज्वाइंट, तो सेपरेट FBD बात किया ज्वाइंट B के लिए, राइट। तो यहां से सेपरेट मैं क्या बात करूंगा, स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन, और जो अवेलेबल है उतना बात कर रहा हूं मैं। 2 क्यों बात किया, क्योंकि मेरे पास ना 2 अननोन यहाँ पे तो है B में, इसलिए 2 इक्वेशन बात कर रहा हूं। क्लियर। लेकिन सी में जाता हूं तो मेरे पास एक ही अननोन है, तो मैं 2 इक्वेशन क्यों यूज करूंगा, इतना तो आपको समझ में आना चाहिए भैया। इक्वेशन एक इक्वेशन से एक अननोन तो फाइंड आउट किया जा सकता है ना। तो कोई भी जो मेरे को है ना, मेरे लिए जो यूजफुल होगा ऐसी इक्वेशन को मैं यहाँ पे बात करूंगा। क्लियर बात है। एज पर द अननोन फोर्स, राइट, FCD फाइंड आउट करना है कि FBC फाइंड आउट करना है, इस तरह से है ना। तो दैट वन इक्वेशन दैट में बी समेशन fx इक्वल टू 0, दैट वन इक्वेशन दैट में बी समेशन fy इक्वल टू 0, लेकिन ये यहाँ पे एक ही इक्वेशन हम यूज करेंगे, राइट। तो जब मैं प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा तो और आप फील कर पाएंगे कि यहाँ पे कौन सा हम बात करने वाले हैं, राइट। ओके, तो कोई भी एक इक्वेशन यूज होगा, या तो समेशन fx इक्वल टू 0 या तो समेशन fy इक्वल टू 0, इस तरह से। क्लियर है। ओके, तो यहां पे एक्चुअली 8 स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन होना चाहिए था, यूज होना चाहिए था ना इंटरनल एनालिसिस में जी, लेकिन यूज कितना हुआ पता है, यूज हुआ है भैया क्या बताइए तो 5। कितना यूज हुआ है, 5। देखिए कनेक्ट करते जाइएगा ना, ये यूज हुआ है भैया 5। देखो ये रहा 2, देखते जाइएगा ना, यहां पे 2, ये रहा क्या बताइए, ये भी 2, और यहां पे मैं बात करूंगा तो 1 बात करूंगा ना भाई, क्योंकि एक ही है। देखो ये रहा 1। क्लियर बात। ओके ना, तो 3 इक्वेशन
का यूज क्यों नहीं हुआ पता है? क्योंकि हमारा जो भी अननोन था फाइंड आउट हो गया ना भाई, फाइंड आउट हो गया ना, तो और क्यों यूज करें? तो बताइए कहां कहां वो यूज होना चाहिए था एक्चुअली। तो एक इक्वेशन यहां का यूज नहीं हो पाया, अरे एक इक्वेशन यहां का यूज नहीं हो पाया, क्लियर है, समझ रहे हैं क्या बात को? एक इक्वेशन यहां का यूज नहीं हो पाया। यदि समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 यूज हो रहा है तो समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 यूज नहीं, तो कोई एक इक्वेशन यहाँ का यूज नहीं हो पा रहा है, राइट। और साथ ही साथ आप देख पाएंगे ए बी सी ज्वाइंट डी की तो मैं बात किया ही नहीं, राइट। तो ज्वाइंट मेथड में जब मैं बात करूंगा, ये एक्चुअली ज्वाइंट मेथड ही है ट्रस स्ट्रक्चर को एनालिसिस करने का, राइट। तो ज्वाइंट टू ज्वाइंट ऐसे जब एनालिसिस करते जाएंगे ना डियर, तो आपके पास ना एक ज्वाइंट तो ऐसा होगा, राइट, लास्ट ज्वाइंट जो यूजलेस होगा, जिसका आपको यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, क्लियर है। एंड दैट लास्ट ज्वाइंट दैट में बी एनी ज्वाइंट कोई भी ज्वाइंट हो सकता है, राइट। तो आपका सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, जैसे ए बी सी ऐसा चला मैं, आप जा सकते हैं सी डी बी, इस तरह से भी जा सकते हैं आप, क्लियर है, ओके। तो आपका ज्वाइंट कुछ भी आपका ज्वाइंट जो है, जो लास्ट ज्वाइंट बोल रहा हूं, कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे जिस तरह मैं सीक्वेंस में बात किया हूं, तो ये जो डी ज्वाइंट है यही मेरा लास्ट ज्वाइंट हो रहा है, जो यूजलेस है, मेरे लिए यूजलेस है, क्लियर है। तो यूजलेस वाले को इधर अलग से बात करता हूं, ये देखो, ये यहाँ पे क्या है, जिस तरह मैं यहाँ पे, है ना जी, समझते जाइएगा, बात कर रहा हूं, जिस तरह से मैं बात कर रहा हूं, जिस तरह से एनालिसिस कर रहा हूं, ये मेरे लिए यूजलेस है। और यूजलेस है मतलब यहां पर भी क्या ना, यहां पर दो इक्वेशन की बात नहीं हुई है, दोनों इक्वेशन की बात नहीं हुई है, क्लियर है बात, ओके। ये ऐसा बोल सकता हूं, दोनों इक्वेशन की बात नहीं, मतलब तो बताइए, तो ये एक इक्वेशन और ये दो इक्वेशन, बात नहीं हुई है, क्रॉस क्यों, मतलब इसका मतलब बात नहीं हुई। तो टोटल 3 इक्वेशन हो गया ना भाई, जो जिसका हम यूज नहीं किए, जो अवेलेबल था हमारे पास, तो वो कहां गया सर, वो कहां गया सर? तो बताइए, क्लियर है, इसका मीनिंग क्या हुआ, देखते जाइएगा, समझते जाइएगा। वो 3 इक्वेशन कहां गया? तो वो 3 इक्वेशन है यहाँ पे आप यूज कर लिए हो, एक्चुअली समझ रहे हैं बात को क्या, क्लियर मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? वो 3 इक्वेशन आपने यहां पे यूज कर लिया, तो सर ऐसा क्यों? तो आइए, ऐसा क्यों, तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, नोट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं डियर, ओके। ये देखिए, टोटल एनालिसिस ऑफ प्लेन ट्रसेस, ऐसा मैं यदि बोल रहा हूं, मतलब अभी जस्ट आपको समझ में आना चाहिए कि इंटरनल एनालिसिस प्लस एक्सटर्नल एनालिसिस, राइट। इंटरनल एनालिसिस मतलब नंबर ऑफ मेंबर फोर्स, तो जितना नंबर ऑफ मेंबर होगा भैया उतना ही नंबर ऑफ मेंबर फोर्स, राइट। एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन, नंबर ऑफ एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट करना है, तो ये भी अननोन है, तो ये डिपेंड करेगा किस पे, सपोर्ट टू सपोर्ट्स पे, क्या क्या सपोर्ट प्रोवाइड हुआ है। तो ये हमारा टोटल अननोन्स होता है, तो इसी का मतलब होता है भैया क्या, टोटल एनालिसिस, क्लियर है बात, आ रही बात समझ में? बिल्कुल सर, बिल्कुल, टोटल एनालिसिस का मतलब समझ में आ गया, राइट। तो इसके लिए यदि मैं बात करूं, टोटल अवेलेबल नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस टू एनालाइज द प्लेन ट्रसेस विल बी, कितना होगा? तो टोटल अवेलेबल नंबर स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कितना होगा? तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन ही तो यूज कर रहे हैं ना, तो वो होगा, ऑलवेज रिमेंबर दैट विल बी नथिंग बट 2 times J, where J is the देखिएगा, where J is the number of joint। और यहां भी मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, क्या पता है, यहां पर मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, यदि आप क्लियरली देख पा रहे सुन पा रहे, तो ये अवेलेबल नंबर बोल रहा हूं, तो इतना अवेलेबल होगा मेरे पास, इतना अवेलेबल होगा, ये देखो ये वाला, क्लियर है, इतना अवेलेबल होगा, दैट इज 2J। तो किसी भी इन जनरल प्लेन ट्रस की स्ट्रक्चर के लिए मैं बात कर रहा हूं, किसी भी इन जनरल प्लेन ट्रस स्ट्रक्चर के लिए, तो उसमें आप ज्वाइंट को काउंट कीजिए तो आपको समझ में आएगा, 2 times J करेंगे तो आपके पास उतना अवेलेबल नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, पूरे ट्रस स्ट्रक्चर को एनालिसिस करने के लिए, टोटल एनालिसिस करने के लिए, टोटल अननोन्स को फाइंड आउट करने के लिए,
क्लियर बात है, ओके। और यदि टोटल अननोन्स को फाइंड आउट कर पाए इस अवेलेबल नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन को यूज करके, राइट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप डिटरमाइन कर पाए सभी अननोन्स को, और डिटरमाइन कर पाए मतलब डिटरमिनेंट हो जाएगा वो ट्रस का स्ट्रक्चर जिसको आप बोलते हैं स्टैटिकली डिटरमिनेंट ट्रस। और यदि इसी टोटल अवेलेबल नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस को यूज करके आप पूरे अननोन्स को दैट इज m प्लस r इसको फाइंड आउट नहीं कर पाए स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज करके जो हमारे पास अवेलेबल है 2j, इस पूरे टोटल अननोन्स को फाइंड आउट नहीं कर पाए, तो दैट इज नथिंग बट व्हाट, स्टैटिकली इनडिटरमिनेट ट्रस। स्टैटिकली इनडिटरमिनेट ट्रस पिक्चर में आ रहा है डियर, पिक्चर में आ रहा है, राइट। तो आइए तो यहां पे चलिए काउंट करते हैं हम लोग, राइट। 2j कितना होना चाहिए, 2j की यदि मैं बात करूं, ओके, यही तो समझना इंपॉर्टेंट था, यही तो समझना इंपॉर्टेंट था। 2j इक्वल्स टू यदि मैं बात करूं डियर, तो बताइए तो ये 2j इक्वल्स टू यदि मैं बात करूं तो यहां पे j इक्वल्स टू कितना है 1 2 3 4, यस 4 है भैया। सिंस j इक्वल्स टू 4 तो 2j इंटू 2j इक्वल्स टू 2 इंटू 4, तो मैं क्या बोलूंगा भैया, ये हो जाएगा 8। क्लियर बात। तो यहां पे ये जो 8 की मैं बात कर रहा हूं, दिस 8 इज एक्चुअली, है ना, जो मैं एग्जांपल यहां पे बात किया हूं इसके लिए दिस 8 इज नथिंग बट टोटल अवेलेबल नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। क्लियर, टोटल बोल रहा हूं, टू एनालाइज द ट्रस स्ट्रक्चर, टू एनालाइज द ट्रस स्ट्रक्चर। क्लियर है क्या बात, क्लियर है, फील कर पाए क्या जी, बिल्कुल फील कर पाएंगे डियर, बिल्कुल फील कर पाएंगे। तो 8 आप यूज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो बताओ, देखते गिनते जाइएगा, काउंट करेंगे भैया। ये हुआ आपके पास, मैं किससे काउंट करते जा रहा हूं, ये वाला ना, ये कलर का यूज नहीं कर रहा हूं, देखो ये वाला स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस समझ में आता है। फोर्स इक्वेशन होता है तो मूवमेंट इक्वेशन, तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन सबको बोलते हैं। क्लियर, ये रहा भैया 1, क्लियर, ये रहा 2 और ये रहा 3। एक्सटर्नल एनालिसिस में मैंने 3 यूज किया, जो अवेलेबल था मेरे पास, जो अवेलेबल था उसी को यूज किया। क्लियर, बिल्कुल सही बात, ओके। तो एक्सटर्नल एनालिसिस में बात किया, 3 इक्वेशन यूज किया हूं भैया, ओके, और 3 इक्वेशन ही अवेलेबल था मेरे पास, समझ रहे हैं बात को। यहां पे आइए इंटरनल एनालिसिस में, तो 2 इक्वेशन यहां पे वो देखेंगे, ये हो गया भैया आपके पास 2, अच्छा ऐसे बोलूं क्या मैं यहाँ पे 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन ऐसे काउंट करते जा रहा हूं ना, ये हो गया आपके पास 3 इक्वेशन और ये 4। क्लियर बात, और ये हो गया 5। क्लियर है, तो कितना इक्वेशन यूज किया यहाँ पे, 5 इक्वेशन यूज किया अवेलेबल, सॉरी मैं जो यूज किया वो इक्वेशन की बात कर रहा हूं, तो कितना इक्वेशन यूज किया, ये 5 इक्वेशन। क्लियर, राइट। तो ट्रस के स्ट्रक्चर में टोटल कितने इक्वेशन अवेलेबल, ट्रस की स्ट्रक्चर को एनालाइज करने के लिए, टोटल एनालाइज करने के लिए टोटल अवेलेबल नंबर ऑफ इक्वेशंस कितने हैं भैया, तो ये है आपके पास क्या 2j। क्लियर है, क्या है 2j है, दैट मीन्स 8, जिस तरह मैं एग्जांपल की बात किया हूं, तो 8 अवेलेबल टोटल अवेलेबल था और आपने यूज कितना किया 1 2 3, और इधर आप बात करेंगे तो 5, तो 5 + 3 8 हुआ क्या बताइए, अरे 8 हुआ क्या, बिल्कुल सर बिल्कुल, मतलब आपने 8 की 8 को क्या किया, यूज कर लिया, जितना अवेलेबल था उतना को यूज किया और टोटल एनालिसिस भी कर पाए, टोटल अननोन्स की आप फाइंड आउट भी कर पाए। मतलब सर आप ये बोलना चाह रहे हैं क्या कि ये जो गिवन ट्रस का स्ट्रक्चर है ये स्टैटिकली डिटरमिनेंट है। यस डियर, ये कैसा है, स्टैटिकली डिटरमिनेंट है, स्टैटिकली डिटरमिनेंट है, क्लियर, स्टैटिकली डिटरमिनेंट ट्रस। क्लियर, आ रही बात समझ में, ओके। और स्टैटिकली डिटरमिनेंट ट्रस ऐसा इसलिए बिकॉज टोटल अननोन्स टोटल अननोन्स
राइट, इक्वल्स टू, ओके यहां पे ये सिंस टोटल अननोन्स, देखिएगा वेरी केयरफुली, टोटल अननोन्स, टोटल अननोन्स इक्वल्स टू अवेलेबल, यहां बात करता हूं टोटल, टोटल एनालिसिस कर रहे हैं ना, टोटल अवेलेबल स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन। क्लियर है कि नहीं बताइए आप मेरे को, अरे है कि नहीं है जी, बिल्कुल सर सही तो बोल रहे हैं, ऐसा ही तो है। तो टोटल अननोन्स क्या क्या है भैया, तो देखेंगे ये है एम प्लस आर, बोलूंगा क्या ऐसा बताइए, तो बिल्कुल सर ऐसा ही तो बोलेंगे, ऐसा ही तो बोलेंगे। टोटल अवेलेबल नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, तो आइए जरा, अभी तो बात किया, अभी तो जस्ट बात किया जी मैं, अभी तो जस्ट बात किया, ओके देखिए अभी तो जस्ट बात किया हूं मैं, ये टोटल अवेलेबल नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस टू एनालाइज द प्लेन ट्रसेस विल बी, ओके जब मैं प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा राइट, तब आप फील करेंगे डियर कि मैं है ना इस तरह की बातें क्यों कर रहा हूं, ओके कभी नहीं फंसोगे, एक बार पढ़ो जिंदगी में कभी नहीं फंसोगे डियर ट्रस्ट के टॉपिक में, राइट मजा आएगा, आप कॉन्सेप्चुअली फील कर पाएंगे। तो अभी बात किया मैं, ये 2J होगा, क्या होगा बताइए 2J, तो एक्चुअली 2J नंबर ऑफ है ना, टोटल अवेलेबल नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन को बता रहा है, तो दिस विल बी 2J, बिल्कुल दिस विल बी 2J, राइट। तो एक तरह का ना एक स्टैंडर्ड इक्वेशन भी पिक्चर में आ रहा है, एक तरह के स्टैंडर्ड इक्वेशन भी पिक्चर में आ रहा है, क्लियर। तो आप यहां से प्रूफ भी कर पाएंगे, राइट यहां से आप प्रूफ भी कर पाएंगे, अभी जस्ट क्लियर है। ये रहा था, ये क्या था बताइए, नंबर ऑफ मेंबर्स क्या था आपके पास, अभी 5 था ना, बिल्कुल 5 था, और यहां पे एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन 3 था 3, अभी जस्ट है ना, नोट करते जा रहे हैं ना, पेज पलट के देखो, पन्ना पलट के देखो, समझ में आ जाएगा आपको। और ये था क्या बताइए भैया, 2 इंटू ज्वाइंट कितना था बोलूंगा तो 1 2 3 4, इस तरह से 4 ज्वाइंट था, तो आप देख पाएंगे 5 + 3 इक्वल्स टू 8 होना चाहिए क्या, यस दिस विल बी 8 होना चाहिए, 8 बिल्कुल। तो इधर भी तो है ना भाई 8, इधर भी तो 8 है ना, ये भी 8 हुआ, क्लियर बात। और बताइए, चाहे यहां से बात करूं, m + r की वैल्यू भी 8 है, 2J की वैल्यू भी 8 है, क्लियर। तो जब मैं आपसे बोलूं, जब भी, समझ रहे हैं, जब भी मैं आपसे बोलूं, पूछूं कि भैया प्लेन ट्रस का टोटल एनालिसिस करना आपको, मतलब टोटल अननोन्स को फाइंड आउट करना है, तो आप बताओ मेरे को कि आपके पास टोटल अवेलेबल नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कितने होंगे, तो आपका जवाब होना चाहिए सर दैट विल बी नथिंग बट 2 टाइम्स J, वेयर J इज द नंबर ऑफ ज्वाइंट्स, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात, ओके। नाउ इसके बाद जब भी मैं आपसे ये पूछूं, जब भी मैं आपसे ये पूछूं, क्या देखिएगा बड़ा केयरफुली, ओके जब भी मैं आपसे ये पूछूं कि एक्सटर्नल एनालिसिस, एक्सटर्नल एनालिसिस, मैं टोटल एनालिसिस की बात कर लिया, एक्सटर्नल एनालिसिस की कंडीशन में बताइए अवेलेबल नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन इन जनरल बताओ। तो आपका जवाब क्या होना चाहिए सर, एक्सटर्नली जब हम बात करते हैं, एक्सटर्नल एनालिसिस जब हम बात करते हैं, किसी भी प्लेन ट्रस स्ट्रक्चर की बात करेंगे, तो उसमें जो फोर्स सिस्टम होगा ये कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम होगा, तो यही जो 3 इक्वेशन है ये हमारे लिए अवेलेबल होगा एक्सटर्नल एनालिसिस के लिए, एक्सटर्नल एनालिसिस के लिए अवेलेबल होगा। ऑलवेज
ऐसे ऑलवेज ऑलवेज किसी भी प्लेन ट्रस स्ट्रक्चर की बात कर लीजिए, राइट। और यदि मैं बात करूं इंटरनल एनालिसिस इंटरनल एनालिसिस के लिए बताइए डियर, अवेलेबल नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन, बताइए तो जरा कितना होगा। तो इतना यदि समझ में आता है, टोटल जो अवेलेबल होगा वो 2J होगा। क्या होगा बताइए? 2J होगा, राइट। तो भैया ट्रस का एनालिसिस करते हम लोग एक्सटर्नल एनालिसिस, इंटरनल एनालिसिस, तो टोटल अवेलेबल नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन 2J है, राइट। इसका मतलब ये हो रहा है कि उसमें एक्सटर्नल एनालिसिस के लिए जो अवेलेबल स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस है वो भी काउंट हो रहा है। समझ रहे हैं क्या बात को? यहां पे यदि मैं 2J की बात करूं ना डियर, वेरी केयरफुली, यदि मैं 2J की बात कर रहा हूं, राइट, तो ये इसमें भी काउंट हो रहा है और ये इसमें भी काउंट हो रहा है। तो यदि एक्सटर्नल एनालिसिस के लिए बात करता हूं तो ये तो इतना आपको समझ में आता है कि 3 होगा ऑलवेज ऑलवेज, और फील भी कर पा रहे हैं, आप फील भी कर पा रहे हैं, राइट। कोप्लेनर नॉन कंडक्टिव फोर्स सिस्टम से सब्जेक्टेड होगा ना, ट्रस को एक बॉडी कंसीडर करोगे, उसका एफबीडी ड्रॉ करोगे, ट्रस स्ट्रक्चर का एफबीडी, क्लियर है? बॉडी कंसीडर करते हुए सपोर्ट को सेपरेट करो, मतलब जो एफबीडी मिलेगा एक बॉडी का, एक ट्रस का, वो होता है क्या? एफबीडी ऑफ ट्रस स्ट्रक्चर, राइट। तो कोप्लेनर नॉन कंडक्टिव फोर्स सिस्टम से हमेशा सब्जेक्टेड होगा, मतलब हम अननोन्स को फाइंड आउट करने जाएंगे तो हमारे पास 3 ऑलवेज 3 अवेलेबल होगा, क्लियर। तो दैट इज 3। तो टोटल 2J है, एक्सटर्नल की बात करें तो 3 है, तो इंटरनल एनालिसिस में भी हम बात करें अवेलेबल नंबर स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कितने होंगे, राइट। तो बड़ा आसानी से आपका जवाब होना चाहिए डियर, वेरी कॉन्फिडेंटली, कि सर मैं ना इस 2J में माइनस कर दूंगा सर 3 को, तो मैं ऐसा बता पाऊंगा। बिल्कुल डियर, बिल्कुल 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 बता पाएंगे आप, बिल्कुल बता पाएंगे। तो इसको आप ना फील भी कर सकते हैं, ये तो फील कर पाए, यहां पे फील कर पाए कि नहीं कर पाए बताइए तो? बिल्कुल सर, 2J तो हम फील कर पाए, राइट, 2J तो हम फील कर पाए। और ये 2J क्या था बताइए? 8 था। क्या था बताइए? 8 था भैया, ओके। ये क्या था? 8 था। अरे यार, ये 8 था, क्लियर। और 8 को हम काउंट भी किए, टोटल अवेलेबल, बिल्कुल सही बात। 3 को भी फील कर पा रहे हैं क्या आप एक्सटर्नल एनालिसिस में? 1 2 3 ये भी फील कर पाए, राइट। अब इंटरनल एनालिसिस में जो 2J - 3 बोल रहा हूं अवेलेबल नंबर स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, तो इसको भी फील कर लो जी, इसको भी फील कर लो। देखो तो यहां पे मैं बात करूं 2J - 3, यही होना चाहिए ना, क्लियर बात। तो बताइए तो कितना यूज किए हो आपने? अरे कितना यूज किए हो यहां पे? क्लियर है? 1 2 3 4 5, क्लियर। अरे बात समझ में। और यहां पे जो यूज किया ना यही अवेलेबल है, यही अवेलेबल, इससे ज्यादा अवेलेबल नहीं होगा इंटरनल एनालिसिस में। तो यहां पे 5 यूज किए हो तो देख पाओ, यहां पे आप देख पाएंगे 5 ही है भैया, काउंट कर लो ना। 2 × J इन जनरल बात करें तो नंबर ऑफ ज्वाइंट, तो यहाँ पे क्या भैया 4 है, और ये हो गया 3, तो भैया 5 ही तो आया ना, क्लियर है? आ रही बात क्या समझ में? ओके। तो ये वाली जो बात है, ये वाली बात जो है आपको हमेशा पता रहेगा, किसी भी प्लेन ट्रस स्ट्रक्चर के एनालिसिस करने जाएंगे, जस्ट ज्वाइंट को काउंट करो और आपको ये पता रहेगा कि टोटल मेरे पास इतना अवेलेबल है, क्लियर है? बिल्कुल सही बात। और उसके बाद ये वाला तो है ना, नो डाउट, क्या एक्सटर्नल एनालिसिस में जो 3 होगा ये तो नो डाउट, नो डाउट है ना, आपको डाउट होना ही नहीं चाहिए, 3 होगा। तो इंटरनल के लिए तो फिर एक सिंपल सा जी 2J - 3 हो जाएगा, फिर जस्ट माइनस कर दीजिए टोटल में। इज दैट क्लियर? तो जब भी मैं ये सब बात करूंगा तो आपको समझ में आना चाहिए कि मैं क्या किस तरह से बात करने वाला हूं, क्लियर है? ये है भैया मेरे पास टोटल अवेलेबल नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर डियर? बिल्कुल सर, बिल्कुल समझ में तो आ रहा है। ओके, तो अब मैं यहां से अब बात करता हूं भैया क्या स्टैटिकली डिटरमिनेंट ट्रस
स्टैटिकली इंडिटरमिनेट ट्रस, राइट, स्टैटिकली डिटरमिनेट ट्रस, स्टैटिकली इंडिटरमिनेट ट्रस। ओके, वेरी केयरफुली। तो पहले तो भैया हम लोग ना डिटरमिनेंट और इनडिटरमिनेंट का मतलब समझते हैं। डिटरमिनेंट और इनडिटरमिनेंट का मतलब समझते हैं। आइए, ये रहा आपके पास डिटरमिनेंट और इनडिटरमिनेंट का मतलब, राइट। तो देखिए, मैं बात करता हूं भैया सिंपल इक्वेशन ऑफ सिस्टम। आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा, एक्स माइनस, सपोज कीजिए x माइनस 2y इक्वल्स टू 4, राइट, x प्लस 4y इक्वल्स टू 6। क्लियर? अरे बात समझ में, इक्वेशन ऑफ सिस्टम हुआ। और मैं बात करता हूं x माइनस 2y प्लस जेड इक्वल्स टू 4, और मैं बात करता हूं x प्लस 4y प्लस 3z इक्वल्स टू 6। इस तरह से ये हुआ इक्वेशन ऑफ सिस्टम, राइट। तो और फील कर पाएंगे अभी जस्ट में स्टैटिकली डिटरमिनेंट ट्रस, स्टैटिकली इंडिटरमिनेंट ट्रस का जब आप है ना मतलब कॉन्सेप्ट समझने जाएंगे तो और फील कर पाएंगे बहुत बेसिक से। यहां पे यदि मैं बात करूं इक्वेशन का यूज क्यों करते हो जी आप, बेसिकली अननोन को फाइंड आउट करने के लिए। तो यहां पे अननोन्स क्या है, अननोन्स क्या है, तो x इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, y इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। बिल्कुल, यहां पे अननोन क्या है, तो x इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, y इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, एज वेल एज z इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, राइट। बिल्कुल सही बात। ओके फाइन। तो यदि मैं यहां पे ये बात करूं कि जो अननोन्स है इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में, जो अननोन्स है कितना है, ये है अननोन्स, राइट। तो ये अननोन्स क्या है भैया, 2 है। मैं बात करूं क्या इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में बात करूं तो अवेलेबल इक्वेशन कितने हैं, अवेलेबल नंबर ऑफ ना, अवेलेबल नंबर ऑफ इक्वेशन, अवेलेबल नंबर ऑफ इक्वेशन तो कितने हैं भैया बताइए, ये भी 2 है। बिल्कुल सही बात। इधर बात करें तो अननोन्स की बात करेंगे तो कितना है, 1 2 3, बिल्कुल नंबर ऑफ अननोन इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में। ओके फाइन। यहां पे बात करें भैया तो क्या अवेलेबल नंबर ऑफ इक्वेशन, अवेलेबल नंबर ऑफ इक्वेशन कितने हैं, तो कितना है भैया, 2 है। ओके, तो जस्ट आप यहां से देख पाएंगे कि भैया दोनों ना इक्वल है। ये पहला वाले जो केस की बात कर रहा हूं इसमें ना नंबर ऑफ अननोन्स भी 2 है, अवेलेबल नंबर ऑफ इक्वेशन भी 2 है। लेकिन यहां पे आप देखेंगे अननोन्स कैसा है, ग्रेटर है, ग्रेटर है किससे, अवेलेबल नंबर ऑफ इक्वेशन से। समझ पा रहे हैं क्या बात को? तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, तो सिंपल सा कंसेप्ट है भैया कि इक्वेशन का यूज हम अननोन को फाइंड आउट करने के लिए बात करते हैं। तो अवेलेबल नंबर ऑफ इक्वेशन, यदि मेरे पास जो अवेलेबल इक्वेशंस है, राइट, वो सफिशिएंट है अननोन्स को फाइंड आउट करने के लिए, आ रही बात समझ में, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, मैं डिटरमाइन कर पाया, मतलब डिटरमिनेट सिस्टम होगा वो इक्वेशन ऑफ सिस्टम। बिल्कुल सही बात, डिटरमिनेट सिस्टम होगा। ओके, तो अवेलेबल नंबर ऑफ इक्वेशन 2 है भैया, और यहां पे अननोन्स भी 2 है। तो ऑब्वियस है यदि मैं एक अननोन फाइंड आउट करना है भैया तो कितना इक्वेशन आपको चाहिए, तो आप बोलेंगे 1। 2 अननोन फाइंड आउट करना है तो कितना इक्वेशन चाहिए भैया, तो आपको चाहिए कितना, 2। और ये चाहिए बोल रहा हूं मतलब मिनिमम की बात कर रहा हूं आपको। यदि मैं बोलूं 1 अननोन फाइंड आउट करना है तो मिनिमम नंबर ऑफ इक्वेशंस कितना चाहिए आपको, तो एक ही इक्वेशन चाहिए। यदि 2 अननोन फाइंड आउट करना है तो मिनिमम कितना चाहिए आपको, तो आप बोलेंगे 2 इक्वेशन चाहिए सर, 2 इक्वेशन चाहिए। ओके, हो सकता है आपके पास अवेलेबल 5 इक्वेशन हो, लेकिन आपको कितना चाहिए, 2 चाहिए। इज दैट क्लियर? एटलीस्ट की बात करूं तो क्या बोलेंगे आप, जितना अननोन उतना इक्वेशंस मेरे को चाहिए सर। क्लियर है? एटलीस्ट यदि मेरे को फाइंड आउट करना, डिटरमाइन करना, तो यहां पर तो इक्वल है, तो मैं क्या बोलूंगा बताइए, डिटरमिनेंट। क्लियर? इसको मैं क्या बोलूंगा, डिटरमिनेंट। ओके, और इसको मैं क्या बोलूंगा,
बताइए, मेरे को अननोन फाइंड आउट करना है, उसका नंबर क्या है भैया 3 है, लेकिन अवेलेबल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 2 है, अवेलेबल ही कम हो रहा है, चाहिए तो दूर की बात, अवेलेबल की बात कर रहा हूं यही कम है, तो मेरे को चाहिए वो कितना, एटलीस्ट कितना चाहिए बताइए, तो 3 अननोन्स को फाइंड आउट करने के लिए एटलीस्ट 3 इक्वेशन चाहिए, मिनिमम 3 तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन ये तो अवेलेबल जो है ना वही मेरे पास कम है सर, तो मैं ना यहाँ पे डिटरमाइन नहीं कर पाऊंगा, तो मैं क्या बोलूंगा, इनडिटर्मिनेट, इनडिटर्मिनेट। क्लियर बात, आ रही बात समझ में, इनडिटर्मिनेट, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात ना। तो इस बात से हमको क्या समझ में आया, इस बात से हमको सिर्फ इतना समझ में आया भैया कि जब भी आपको अननोन्स फाइंड आउट करने की बात होगी तो आप पहले तो देखो कि आपको कितने नंबर ऑफ अननोन्स फाइंड आउट करना है, क्लियर, कितने नंबर ऑफ अननोन्स फाइंड आउट करना है, राइट। तो आपके पास अवेलेबल इक्वेशंस कितना है वो दूर की बात, आप देखोगे चाहिए कितना आपको, तो आप क्या बोलेंगे, सर मेरे पास जितना अवेलेबल, जितना नंबर ऑफ अननोन्स होंगे, मेरे को जो फाइंड आउट करना रहेगा, जितना नंबर ऑफ अननोन्स होंगे ना, एटलीस्ट उतना नंबर ऑफ इक्वेशंस तो होना ही चाहिए, होना ही चाहिए उन अननोन्स को फाइंड आउट करने के लिए। ज्यादा इक्वेशन होगा चलेगा, लेकिन फाइंड आउट करना है, डिटरमाइन करना है नंबर ऑफ अननोन्स, जो बात होगी है ना, उतने नंबर ऑफ अननोन्स के लिए उतने नंबर ऑफ इक्वेशंस तो होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। इज दैट क्लियर? तो यदि इक्वल हुआ तो डिटरमिनेंट, यदि ग्रेटर हो गया अननोन्स मतलब इनडिटरमिनेट, उसको फाइंड आउट नहीं कर पाऊंगा, तो इस तरह से डिटरमिनेंट इनडिटरमिनेंट का मतलब होता है। क्लियर बात। और यहां पे एक और बात, नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर यदि मेरे पास इक्वेशन है, नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर यदि मेरे पास इक्वेशन है, तो इसका मतलब डिटरमिनेंट तो हुआ, इसका मतलब डिटरमिनेंट तो हुआ, राइट। लेकिन 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 ना डियर, मैं यहाँ पे और भी क्या बोलूंगा कि ये जो अननोन्स है ना, ये जो अननोन्स है वो पूरा का पूरा सेटिस्फाइड कर दिया इक्वेशंस को, उन इक्वेशंस को जिसको मैं यूज किया, राइट। जिस इक्वेशन को यूज करके मैं अननोन को फाइंड आउट करूंगा, इसका मतलब ये हुआ कि यदि फाइंड आउट कर पाया तो वो जो अननोन है, वो जो अननोन है ना, उस इक्वेशन को जिसको यूज करके उसको मैं फाइंड आउट किया, वो जो अननोन है उस इक्वेशन को सेटिस्फाइड भी करेगा, क्या सेटिस्फाइड भी करेगा, ऐसा भी मैं बोलूंगा, ऐसा भी मैं बोलूंगा। तो आइए जरा इधर, आइए जरा इधर, तो स्टैटिकली डिटर्मिनेंट, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेंट, हम किसके लिए बात करेंगे भैया, प्लेन ट्रस के लिए। किसके लिए बात करेंगे, प्लेन ट्रस के लिए बात करेंगे। क्लियर बात, आ रही बात समझ में। तो एनालिसिस करना भैया, मतलब जस्ट बोल रहा हूं ट्रस की स्ट्रक्चर का एनालिसिस करो, प्लेन ट्रस की स्ट्रक्चर का एनालिसिस करो, मतलब आप टोटल एनालिसिस की बात कर रहे हो इन जनरल, टोटल एनालिसिस, टोटल एनालिसिस, एनालिसिस। क्लियर है, तो टोटल एनालिसिस की बात कर रहा हूं, मतलब मेरे पास अननोन जो होगा, क्लियर है, मेरे पास जो अननोन होगा वो क्या होगा, अननोन होगा m प्लस r, क्या होगा बताइए, ये हो जाएगा अननोन, ये क्या हो जाएगा भैया, अननोन्स हो जाएगा, बिल्कुल सही बात। और अवेलेबल, अवेलेबल इक्वेशंस की बात करेंगे, फिर अवेलेबल नंबर ऑफ इक्वेशन, लेकिन हम यहां पे क्या बात करते हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन। क्लियर है, इसी तरह से बात करते हैं कि नहीं बात करते हैं, बात करते हैं। क्लियर, तो यदि दोनों इक्वल हुआ तो क्या बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे इसको, इसको हम बोलेंगे भैया डिटर्मिनेंट हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा, डिटर्मिनेंट हो जाएगा। क्लियर, यदि अननोन ज्यादा हुआ तो क्या बोलेंगे हम, इनडिटर्मिनेंट हो गया, क्या हो गया, इनडिटर्मिनेंट। क्लियर है बात, आ रही बात क्या समझ में, ओके। तो जस्ट अब मैं यदि आपसे यहाँ पे इस तरह से बात करता हूं तो आपको समझ में आना चाहिए। देखिए, तो मैं बात करता हूं क्या, m प्लस r इक्वल्स टू 2j, फर्स्ट
अब मैं बात करता हूं भैया m प्लस आर ग्रेटर देन 2j। आपको समझ में आना चाहिए जब मैं m प्लस आर बोल रहा हूं तो इसका मतलब क्या हुआ। आपको समझ में आना चाहिए जब मैं 2j बोल रहा हूं तो इसका मतलब क्या हुआ, राइट। तो अननोन्स, जितना नंबर ऑफ अननोन्स है ट्रस्ट को एनालिसिस करने जा रहा हूं तो उतने नंबर ऑफ इक्वेशंस तो है मेरे पास, मतलब मैं तो क्या कर पाऊंगा भैया, सॉल्व कर पाऊंगा, डिटरमाइन कर पाऊंगा। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, स्टैटिकली डिटर्मिनेंट ट्रस्ट। क्लियर बात, ओके ना। उसके बाद मैं बात करूंगा क्या कि स्टैटिक डिटरमिनेंट ट्रस्ट हो गया ना। फिर यहाँ पे अननोन ज्यादा है तो इसका मतलब क्या हुआ, इक्वेशन से अननोन ज्यादा है, राइट। तो ना, तो बताइए डियर, बताइए इसको मैं क्या बोलूंगा, डिटरमाइन नहीं कर पाऊंगा भाई, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेंट ट्रस्ट। क्लियर है, क्लियर है, ओके सर फाइन। स्टैटिकली इनडिटर्मिनेंट ट्रस्ट, शॉर्ट में लिख रहा हूं, समझ में आ रहा है। m प्लस आर लेस देन 2j, तो ये ना सर, ये किस टाइप का होगा, ये किस टाइप का होगा, जस्ट अभी आपने बताया क्या कि यहाँ पे जस्ट आपने बताया सर इस तरह से डिटर्मिनेंट इनडिटर्मिनेंट, तो ये तो हम कनेक्ट कर पाए, लेकिन इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, लेस देन की बात हुआ तो देखिए मैंने अभी जस्ट क्या कहा आपको कि इक्वेशन को यूज करके आप अननोन को फाइंड आउट कर रहे हो, तो जिस भी इक्वेशन को यूज किया अननोन को फाइंड आउट करने के लिए, आ रही बात समझ में, तो इसका मतलब यह हुआ कि वो अननोन उस इक्वेशन को क्या कर दिया, सेटिस्फाइड कर दिया, राइट। तो एक्चुअली जो 2j बोल रहा हूं, दिस 2j इज नथिंग बट व्हाट, स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो आपको पता है कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस को यूज कर रहे हो, राइट। तो इसका मतलब यह हुआ कि जिस भी बॉडी, जिस भी सिस्टम के लिए आप स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज कर रहे हो, तो हम यहां पे बात कर रहे हैं क्या, ट्रस्ट, राइट। तो इसका मतलब ये होता है भैया कि आप उस सिस्टम को, आप उस बॉडी को है ना, जिसके लिए बात करें स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन, उसको आप ना स्टैटिक इक्विलिब्रियम में बता रहे हो, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में बता रहे हो, मतलब स्टेबल सिचुएशन में बता रहे हो, राइट। वो भी कैसा, स्टैटिकली स्टेबल सिचुएशन में बता रहे हो, स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज कर रहे हो। तो समझ रहे हैं बात को, स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन को सैटिस्फाइड करा रहे हो। तो इज दैट क्लियर डियर, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सही तो बोल रहे हैं, ओके। तो m प्लस आर, सपोज यहां पे क्या है भैया, m प्लस आर, ये टोटल है 5, क्लियर, ये टोटल है 5 और ये भी है क्या 5, क्लियर। दूसरे कलर में लिखता हूं फॉर मोर क्लियर। सपोज मैं बोला ये है 5 और ये भी है 5, क्लियर है जी, बिल्कुल 5 की बात किया तो इक्वल हुआ, तो 5 अननोन सेटिस्फाई कर दिया 5 इक्वेशन को, मतलब ये कैसा हुआ, स्टेबल को बताएगा क्या, बताइए, सेटिस्फाइड कर दिया ना। तो इसी को मैं क्या बोलूंगा, स्टेबल, इसी को क्या बोलूंगा, स्टेबल, कि ट्रस्ट का स्ट्रक्चर कैसा है, स्टेबल है। टोटल एनालिसिस की बात कर रहा हूं मैं अभी, टोटल एनालिसिस, क्लियर है, देखो टोटल एनालिसिस बात करो, ओके। यहां पे हो सकता है ये हो गया क्या 6 और ये हो गया आपके पास क्या 5, क्लियर। तो बताइए स्टैटिक, देखो 1 इक्वेशन 1 अननोन सेटिस्फाइड हो जाएगा, 2 इक्वेशन 2 अननोन सेटिस्फाइड हो जाएगा, क्लियर बात। तो यहां पे भैया अननोन्स हालांकि ज्यादा है, इक्वेशंस हालांकि कम है, लेकिन जितना नंबर ऑफ इक्वेशन है उतना नंबर ऑफ अननोन्स तो है, हालांकि अननोन ज्यादा है। तो बताइए स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन 5 है, नंबर ऑफ टोटल अननोन्स जो है 6 है, तो 5 अननोन्स तो है ना मेरे पास, हालांकि ज्यादा है 6 है, लेकिन 5 अननोन्स तो है जो इस 5 इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर देगा, और सेटिस्फाइड कर देगा मतलब स्टैटिक इक्विलिब्रियम में बताएगा, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में बताएगा। समझ रहे हैं क्या बात को, क्लियर है,
ओके, और स्टैटिक इक्विलिब्रियम में बताएगा, मतलब यहां भी क्या बात होगा, स्टेबल की बात होगी, स्टेबल की बात होगी। तो ये भी कैसा है, स्टेबल है। क्लियर है, आ रही बात समझ में? तो यहां पे सर सपोज कीजिए ये क्या हो गया, 4 हो गया, और ये क्या हो जाए बताइए, ये तो 5 ही है, मैं जैसा मानते आ रहा हूं यहां पे। क्लियर है, आ रही बात समझ में? ओके सर, मैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की वैल्यू बता रहा हूं ना, m प्लस आर का वैल्यू और 2j का वैल्यू, इस तरह से समझना बात को, इस तरह से। क्लियर है, ये m प्लस आर का टोटल वैल्यू 4 है, m प्लस आर का टोटल वैल्यू 6 है, m प्लस आर का टोटल वैल्यू 5, मतलब 5 अननोन 6 अननोन 4 अननोन, इस तरह से मैं बात करूं ना टोटल अननोन में, ठीक। तो इस तरह से यदि है, इस तरह से कि भैया टोटल अननोन सपोज 4 है और टोटल जो अवेलेबल इक्वेशन है मेरे पास 5 है, जो कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। तो बताइए यहां पे इक्वेशंस को सेटिस्फाइड करने के लिए अननोन सफिशिएंट है क्या, नहीं है। क्यों? क्योंकि अननोन्स कम है, समझ रहे हैं? तो भैया यहां पे डिटर्मिनेंट इनडिटर्मिनेंट तो दूर की बात, डिटर्मिनेंट इनडिटर्मिनेंट तो दूर की बात, यहां पे ना जो ट्रस का स्ट्रक्चर होगा ये ना स्टेबल ही नहीं रहेगा भैया, स्टैटिक में ही नहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल ट्रस हो जाएगा, अनस्टेबल ट्रस, अनस्टेबल ट्रस। क्लियर है, ये अनस्टेबल ट्रस हो जाएगा। समझ पा रहे हैं क्या बात को? क्लियर है, क्योंकि यहां पे अननोन्स कम है, और अननोन्स कम है मतलब इक्वेशन जो है मेरे पास उससे कम है, और इक्वेशन से अननोन कम है मतलब इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं। और ये कौन सी इक्वेशन है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन, ये सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, मतलब आप गिवन ट्रस जो प्लेन ट्रस बोल रहे हो क्या, 2D और प्लेन ट्रस, राइट, इसको ना, इसको आप ये नहीं बोल सकते कि स्टैटिक में होगा, ये नहीं बोल सकते कि स्टैटिक में होगा, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होगा, जब ऐसा है तब। क्लियर है बात, आ रही बात समझ में? ओके, तो जब स्टैटिक इक्विलिब्रियम में नहीं बोल पा रहे हो क्योंकि स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भैया बैलेंस सिचुएशन की बात नहीं होगी, स्टेबल सिचुएशन की बात नहीं होगी। क्लियर है? ओके, तो वो ट्रस कैसा कहलाएगा, अनस्टेबल ट्रस कहलाएगा, अनस्टेबल ट्रस कहलाएगा। तो ये जो इक्वेशन बात कर रहा हूं ये इन जनरल इक्वेशन है, स्टैटिकली डिटर्मिनेंट ट्रस, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेंट ट्रस और अनस्टेबल ट्रस को डिफाइन करने के लिए, जो डिफाइन करेगा कि ट्रस का स्ट्रक्चर, होल ट्रस का स्ट्रक्चर टोटली स्टैटिकली डिटर्मिनेंट ट्रस है, टोटल बोल रहा हूं, राइट, टोटली वो स्टेबल है, एक्सटर्नली भी इंटरनली भी, टोटली का मतलब एक्सटर्नली भी इंटरनली भी। क्लियर बात? ओके, ये क्या बता रहा है सेकेंड वाला कि टोटल ट्रस की स्ट्रक्चर कैसा है, टोटली स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट ट्रस है, लेकिन कैसा है वो, स्टेबल है। कैसा है, स्टेबल, क्योंकि यहाँ पे इक्वेशंस तो सेटिस्फाइड हो रहे हैं इन दोनों में, राइट, लेकिन यहाँ पे है ना डिटर्मिनेट इनडिटर्मिनेट तो दूर की बात, लेकिन क्या बोलूंगा मैं यहाँ पे, क्या बोलूंगा, डिटर्मिनेट इनडिटर्मिनेट तो दूर की बात, मैं क्या बोलूंगा भैया यहाँ पे ट्रस की स्ट्रक्चर स्टेबल ही नहीं है, अनस्टेबल है। हो सकता है ट्रस के स्ट्रक्चर में लोड को अप्लाई किया और ट्रस का स्ट्रक्चर दौड़ना चालू कर दे, राइट, हो सकता है ट्रस के स्ट्रक्चर में जो मेंबर्स है उनमें डिफॉर्मेशन आ जाए, रिलेटिव मोशन आ जाए, समझ रहे हैं? ओके, तो ये टोटल को डिफाइन कर रहा है भैया, टोटल को डिफाइन कर रहा है। क्लियर? एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल। क्लियर है? टोटल। तो इसी के बेसिस पे अब मैं आगे बात करूंगा अलग अलग एक्सटर्नल इंटरनल। क्लियर है? जिसमें मैं एक्सटर्नल स्टेबिलिटी की बात करूंगा, इंटरनल स्टेबिलिटी की बात करूंगा, राइट, जिसमें आप कनेक्ट करेंगे किसको, डिफिशिएंट ट्रस है ना, रिडंडेंट ट्रस को। क्लियर है? तो ये समझना जरूरी था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा स्टैटिकली डिटरमिनेंट ट्रस, स्टैटिकली इंडिटरमिनेंट ट्रस। इज दैट क्लियर? और ट्रस का एनालिसिस की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली टोटल एनालिसिस की बात करते हैं, जिसमें हम एक्सटर्नल प्लस इंटरनल एनालिसिस दोनों की बात करते हैं। क्लियर है? तो आगे की जो और टॉपिक्स है ना, उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। एक और पार्ट लेके आऊंगा, पार्ट 3।
क्लियर बात है? ओके, ये बहुत बेसिक बातें हैं भैया, यही तो वजह है ना जिस वजह से आपको ट्रस्ट जैसे टॉपिक में कंफ्यूजन होता है, राइट? तो मैं प्रॉमिस कर रहा हूं डियर, आप लेक्चर के साथ बने रहिएगा, कहीं मत जाइएगा, क्लियर है? जब तक मैं ट्रस्ट के टॉपिक को एंड नहीं कर देता हूं तो क्लियर। जिस दिन मैं ट्रस्ट का टॉपिक एंड करूंगा देखिएगा, राइट, वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक में से आपका एक होगा डियर, वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक में से आपका एक होगा, क्लियर है? ओके, तो 2D और प्लेन ट्रस्ट की बात करते हैं भैया, हम हमेशा 2D और प्लेन ट्रस्ट का, 3D ट्रस्ट की बात नहीं करेंगे, फुल्ली कॉन्सेप्ट की बात करेंगे 2D ट्रस्ट। ओके, तो चले फिर इसी के साथ मैं लेक्चर को एंड करता हूं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं पार्ट 3 और लेके आऊंगा बेसिक इंट्रोडक्शन का, तो इसमें मैं बात करूंगा जो आगे जो भी टॉपिक बचे हो इसको, क्लियर है? मैं ये भी बात करूंगा एक्सटर्नल, हम बात करेंगे स्टैटिकली डिटरमिनेंट ट्रस्ट, मैं ये भी बात करूंगा एक्सटर्नल स्टैटिकली इंडिटरमिनेंट ट्रस्ट, मैं ये भी बात करूंगा कि ट्रस्ट का स्ट्रक्चर एक्सटर्नली अनस्टेबल कैसे होगा जब स्टेबिलिटी बात करूंगा। ठीक उसी तरह इंटरनली भी मैं बात करूंगा स्टैटिकली डिटरमिनेंट ट्रस्ट, इंटरनली भी बात करूंगा स्टैटिकली इंडिटरमिनेंट ट्रस्ट, इंटरनली भी बात करूंगा मैं अनस्टेबल ट्रस्ट। इस तरह से कंप्लीट कांसेप्ट मैं आपको दूंगा डियर, राइट? और उसके बाद फिर नंबर ऑफ और भी मैं बात करूंगा, जैसे मैं बोल के रखा हूं आपको परफेक्ट ट्रस्ट, इम्परफेक्ट ट्रस्ट, इस तरह से टोटल कांसेप्ट। तो कल के लेक्चर में ये कंप्लीट हो जाएगा, समझ रहे हैं? ओके, देन उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे ज्वाइंट मेथड, सेक्शन मेथड, कुछ प्रॉब्लम्स कराऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, राइट? तो आने वाले 2 to 3 लेक्चर्स में ये ट्रस्ट कंप्लीट हो जाएगा डियर, कंप्लीट स्टडी, समझ रहे हैं क्या बात को, ट्रस्ट का? तो चले फिर, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच, जरूर फीडबैक देते रहिए। ओके, आप अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो लेक्चर शेयर करते रहिएगा डियर, खुद का हेल्प कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल का भी हेल्प करते रहिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।